कहानी की शुरू में ही लैग नाम के एक विलेज में हमें डेमी ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में एक वॉर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काई अपने फ्रेंड मैंसो के साथ एक गोरिल्ला के खिलाफ लड़ रहा होता है। हालांकि ये दोनों इस गोरिल्ला मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि जब फाइटिंग की बात आती है तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हम देखते कि गोरिल्ला मॉन्स्टर यहाँ काई को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन ओलोहा नाम का एक बंदा गोरिल्ला को स्ट्राइक मार के डाउन कर देता है। ओलोहा ये विलेज का गार्डियन बीरर है, जिसे लैंड गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है और वह अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये सभी वॉरियर्स में सभी स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे हम देखते हैं कि ओला एक एक करके सभी गोरिल्ला मॉन्स्टर को यहाँ पर खत्म कर रहा होता है। आगे हम इन गोरिल्ला के बॉस को देखते हैं, इसके पास भी डिवाइन क्रेस्ट होता है, यानी ये गोरिल्ला भी एक गार्डियन बीरर है। आगे दोनों भिड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि ओला गोरिल्ला बॉस को तगड़ा स्लैश मार देता है। ये लोग जीत जाते हैं और बचे हुए गोरिल्ला चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक वॉरियर गोरिल्ला के बॉडी के अंदर से एक लिक्विड को निकाल के ओल्हा के पास लाता है। इसे गॉड स्टोन कहा जाता है और हम देखते हैं कि ओल्हा इसे तुरंत ही पी जाता है। अगले ही पल ओल्हा की बॉडी ग्लो होने लगती है। हमें पता चलता है कि इसे पीने से पर्सन की स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट हो जाती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ ओल्हा को ये ज्यादा पीने को मिल रहा है। नॉर्मल रैंक के सोल्जर को इसका बस एक ही ड्रॉप दिया जाता है। आगे ओल्हा बाकी के गॉड स्टोन को विलेज में ले जाने का ऑर्डर देता है। आगे रात को हम देखते हैं कि गोरिल्ला को हराने की खुशी में यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा होता है। यहाँ हम मोलोचे वेजिन से मिलते हैं, जो कि ओल्हा का डैड और इस गांव का चीफ है। आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर खाना भी रैंक के अनुसार दिया जाता है। हाई क्वालिटी फूड को चीफ और उसके बच्चे खा सकते हैं और नॉर्मल सोल्जर जैसे काई इनको एकदम नॉर्मल सा खाना मिलता है। वैसे काई कहता है कि ये खाना कोई टेस्ट में बुरा नहीं है, लेकिन उसे हाई क्वालिटी वाला भी खाना एक बार खाना है। इसलिए काई सोच लेता है कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करेगा ताकि उसकी रैंक बढ़े। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि काई अपनी पूरी जान लगा के ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर ज्यादा खाना नहीं खाने की वजह से वो जल्दी थक जाता है। काई सोच रहा था कि उसे अभी राइस बॉल खाने का मन कर रहा है। तभी मैंसो यहाँ पर आ जाता है और वो काई से पूछता है कि ये राइस बॉल क्या है। हाँ, काई बताता है कि उसे भी पूरी तरीके से नहीं पता। अचानक से एक दिन उसके दिमाग में वो वर्ड आ गया और उसे फीलिंग हो रही थी कि राइस बॉल टेस्टी होंगे। खैर तभी काई मैंसो को सामने वाले उन सोल्जर के ग्रेव को दिखाता है जिनको मिलने उनके रिलेटिव आते हैं। साथ ही दूसरी साइड में ऐसी सोल्जर की ग्रेव है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। काई मैंसो से कहता है, मैंसो जब हम मर जाएंगे तो हमारे लिए रोने वाला कोई भी नहीं है, हमें आसानी से भुला दिया जाएगा, जैसे कि हम इस विलेज में कभी थे ही नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मैं सर्वाइव कर सकूं। लेकिन रोज के खाने और ट्रेनिंग ये इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ अलग करना होगा। मुझे कोई इनक्रेडिबल एबिलिटी चाहिए। ओ यकीनन तुम बहुत ही अजब बातें करते हो। तभी हमें ओल्हा और उसकी छोटी बहन जोसी को दिखाया जाता है। जोसी की ओल्हा से इस बात पे बात चल रही होती है कि वो भी फाइट करना चाहती है, पर ओल्हा उसे समझाता है कि उनके परिवार में लड़कियां फाइट नहीं करती और उसके डैड भी नहीं चाहते कि जोसी फाइट वगैरह करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मैंसो काई पे जरा जोरदार स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से काई नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काई को अपनी पिछली दुनिया दिखाई देने लगती है और यहाँ उसे कुछ न्यू पावर भी सेंस होती है। मैजिक? हाँ, तो क्या ये है मैजिक? माफ कर देना काई, मैंने थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था। आगे हमें पता चलता है कि काई को अपनी पास्ट दुनिया की मेमोरीज काफी समय से आ रही है। वहाँ से ही उसे उस राइस बॉल के बारे में भी पता चला था। साथ ही काई को जो मैजिक सेंस हुआ था वो इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। मैजिक या बस फेयरी टेल्स में एग्जिस्ट करती है। काई सोच रहा था कि अगर वो मैजिक को सीखता है तो बैटल में उसकी एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। आगे यहाँ वेजिन के पास एक ईगल मैसेज लेके आया होता है कि वेस्ट साइड के जंगल में ऑगर्स का झुंड दिखाई दिया गया है। उस जगह में कुछ दिनों बाद एक सेरेमनी होने वाली होती है, तो ओल्हा कहता है कि तुरंत उनको वहाँ के ऑगर्स को हराना होगा। वेजिन यहाँ पर थोड़ा सा दुखी था क्योंकि कल ही उनके सोल्जर ने फाइट लड़ी थी और फिर से अब उनके सामने एक और टास्क आ गया है। पर ओल्हा कहता है कि फाइट करना ये तो सोल्जर का काम ही है। इसके बाद हमें फिर से काई को दिखाया जाता है, जो कि अभी फायर मैजिक के बारे में सोच रहा था। काई की बातों से मैंसो जाग जाता है। तभी मैंसो काई को एक बहुत पहले की बात बताता है कि एक ट्रैवलिंग मॉन्क हुआ करता था जो कि अपनी उंगली से लाइट को शॉर्ट किया था। ये सुनने के बाद काई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन मैंसो बताता है कि ये बस स्टोरी है जो कि उसने सुनी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि काई मैंसो की उसी बात को सोच रहा होता है। काई अपने मन में कहता है कि शायद से उसे भी मैजिक कास्ट करने का ट्राई करना चाहिए। काई एक सुनसान सी जगह पर आता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके फायर को इमेजिन करने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ होता नहीं। काई सोच रहा होता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो कैसे करे। काई को अपने चेस्ट में गॉड स्टोन के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस हो रही होती है। काई फिर से काफी ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आगे हमें वेस्ट साइड के जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑगर ने बानिया विलेज के काफी सारे सोल्जर को खत्म कर दिया होता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैग विलेज के सोल्जर्स भी यहाँ पर आगे होते हैं और इनको ऑगर्स स्पॉट हो जाते
जाते हैं अगर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, या काई और मैंसो भी अपनी स्क्वाड के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वो एक ऑगर को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी बानिया विलेज का एक पर्सन काई के ऊपर आ जाता है जिसे ऑगर ने फेंका था। ऑगर इन दोनों को खत्म करने के लिए आ रहा होता है, पर मैंसो और उसकी स्क्वाड आके ऑगर पे कई सारे तीर मार के उसको खत्म कर देते हैं। काई के पैर में चोट लग गई होती है। या ओल्हा डिवाइन क्रेस्ट का यूज करके ऑगर को बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा होता है। उसे देख के दूसरे ऑगर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ काई के पास हम देखते हैं कि एक ऑगर इनका पीछा कर ही रहा होता है। पैर में चोट आने की वजह से काई तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। काई मैंसो से कहता है कि वो उसे यहाँ पर छोड़ के भाग जाए, पर मैंसो इसके लिए मना कर देता है। ऑगर करीब आ रहा होता है। काई मैंसो को समझाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो बच जाएगा। मैंसो के पास कोई भी चॉइस नहीं थी। वो काई की बात मान लेता है और उसे ये छोड़ के जा रहा होता है। जाते समय वो काई से कहता है कि वो उसकी ग्रेव को साफ रखेगा। काई उसे थैंक्स कहता है। मैंसो यहाँ से निकल जाता है। काई को यहाँ मरने का कोई भी इरादा नहीं था। काई ऑगर को सामने आने को कहता है। काई फिर से मैजिक को कास्ट करने का सोचता है, पर कुछ भी नहीं होता। ऑगर अपने वेपन को फेंक के काई को इंजर्ड कर देता है और उसे बहुत ही तेजी से आके पकड़ लेता है। लेकिन काई यहाँ पर हार नहीं मानता। हम देखते हैं कि काई की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है। काई के फिंगर में स्पार्क आने लगते हैं और काई फायर मैजिक को कास्ट कर ही देता है, जिससे ऑगर का मुंह पूरी तरीके से जल जाता है। काई ऑगर से दूर हो जाता है। ऑगर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। आखिरकार मैंने ये कर लिया। अभी मैं अपनी इस एबिलिटी फायर मैजिक से, अभी यार ये तो अभी भी जल रहा है, आप बंद हो जा। तभी हम देखते हैं कि काई अचानक से बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मैजिक का यूज करने की वजह से काई की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी। काई को जल्दी से अपने स्पिरिचुअल फ्लो को रोकना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। काई सोचने लगता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी वाटर फ्लो की तरह है, तो उसे बस उसे रोकना है। काई इमेजिन करता है और वो वाटर फ्लो को रोक देता है। और यहाँ बाहर हम देखते हैं कि काई का फायर भी बुझ जाता है। लेकिन तब ये ऑगर उठ जाता है और वो काई को उठा के कहीं पे ले जाने लगता है। ऑगर काई को नीचे फेंकने वाला होता है। काई समझ जाता है कि अभी वो मारा जाने वाला है, तो वो इस ऑगर को भी एक स्लैश मार देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। पर नीचे वाटर होता है और वो दोनों वाटर में गिर जाते हैं। आगे कुछ समय बाद हम देखते हैं कि काई किनारे आ जाता है। उसके सामने डेड ऑगर पड़ा हुआ था। काई बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। वो ऑगर के पास आता है और उसका गॉड स्टोन निकाल के लिक्विड को पूरा पी लेता है। इससे तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाती है। इसके बाद काई सामने के एक पेड़ के नीचे सो जाता है। आगे रात को हमें इनको दिखाया जाता है जहाँ इंजर्ड सोल्जर को हील किया जा रहा होता है। मैंसो को लग रहा होता है कि काई मर चुका है, इसलिए वो यहाँ पर काफी दुखी बैठा होता है। यहाँ हम काई को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ट्री से एक अजीब सी रोशनी उसके ऊपर आती है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ काई देखता है कि उसका घाव वो हील हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। खैर तभी उसे यहाँ साइड में एक पत्थर टाइप चीज दिखाई देती है जिसपे कुछ लिखा हुआ था। काई फायर मैजिक का यूज करके पत्तों को हटाता है, लेकिन उसका मैजिकल पावर अचानक से ही बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है। काई देखता है कि उसके चेहरे पे भी डिवाइन क्रेस्ट आ चुका है। क्रेस्ट मार्क हट जाता है। काई वॉल पे लिखे हुए कैरेक्टर को देखने लगता है, पर उसे पता नहीं होता कि ये कैरेक्टर्स क्या है। खैर अभी वो इन सब के बारे में सोचने के बजाय विलेज में जाने का सोचता है। काई यहाँ पर क्लाइम करने लगता है, लेकिन तभी उसका डिवाइन क्रेस्ट एक्टिवेट हो जाता है और पत्थर टूट जाता है। काई एक पत्थर को उठाता है जिससे वो बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। तभी उसे यहाँ से जाओ ऐसी आवाज आती है। काई कुछ सोचता नहीं कि ये आवाज कहाँ से आई। वो बहुत ही आसानी से पहाड़ी को क्लाइंब कर देता है। यहाँ पर काई भी पूरी तरीके से हैरान था कि उसने इतनी आसानी से क्लाइंब कर लिया। काई अपने न्यू पावर से बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन उसे अभी पूरी तरीके से पता नहीं होता कि क्या ये सच में डिवाइन क्रेस्ट की पावर है जिसे गार्डियन बियर से जाना जाता है। काई को इतना पता होता है कि लैंड गॉड की तरफ से ये गिफ्ट मिलता है। काई को कुछ याद नहीं होता है कि वो कभी किसी गॉड से भी मिला है। उसे लग रहा होता है कि शायद से ये तब हुआ जब वो सोया हुआ था। खैर काई फैसला कर लेता है कि जब तक पूरी सच्चाई पता नहीं चलती वो उस डिवाइन क्रेस्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। यहाँ विलेज में हम देखते हैं कि मैंसो काई के लिए ग्रेव बना दिया होता है, लेकिन तभी काई यहाँ पर आ जाता है। काई को जिंदा देखने के बाद मैंसो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि काई खेती का काम कर रहा होता है। उसे बस थोड़ा सा ही एरिया खोदना था, पर काई ने बहुत ही तेजी से बहुत जमीन खोद दिया होता है। साथ ही उसे कोई भी थकान नहीं लग रही थी। ये देखने के बाद दूसरे बंदे हैरान हो जाते हैं। वो काई से कहते कि भाई बस हुआ यार, तूने जितना करना था उससे बहुत ही ज्यादा कर लिया। काई भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई कहीं उसका डिवाइन क्रेस्ट नहीं आ गया, पर वो देखता है कि डिवाइन क्रेस्ट विजिबल नहीं है। काई समझ जाता है कि जब तक वो अपना पूरा जोर नहीं लगाता तब तक डिवाइन क्रेस्ट विजिबल नहीं होगा। काई का अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना इससे दूसरे लोगों से पूछते कि तेरे साथ आखिर क्या हुआ। काई सोच रहा होता है कि भाई इनको क्या बहाना दिया जाए। वो इनसे कहता है कि उसने जिन ऑगर को हराया था उसका गॉड स्टोन पी लिया। ये सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनके जैसे नॉर्मल सोल्जर को एक पूरा डिवाइन क्रेस्ट पीने का मौका कभी मिलता नहीं। आगे काई ये भी बताता है कि जब वो विलेज की तरफ
वो आ रहा था, आते समय उसको काफी सारे डेड ऑगर मिले और उसने टोटल 10 गॉड स्टोन को पी लिया। ये सुनने के बाद समय समझ जाते हैं कि क्यों काई इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैंसो काई को इसके लिए कांग्रेचुलेशन करता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एल्सा काई को देखे जा रही होती है। ये देखने के बाद एल्सा की फ्रेंड उसे कह रही होती कि क्या तुम्हारा उस पे कुछ क्रश फ्रश तो नहीं। ये सुन के एल्सा हड़बड़ा सी जाती है। इसके बाद हमें विलेज में दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस जोसे यह स्टोरेज हाउस के इंचार्ज से ग्रेव ऑफरिंग के बारे में बात करने के लिए आई होती है। वो बताता है कि सारे ग्रेव ऑफरिंग की तैयारी हो चुकी है, वो जब चाहे तब ग्रेव क्लीनिंग करने के लिए जा सकती है। अगले दिन काई अपनी मैजिक पावर की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यकीनन वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। लेकिन तभी अचानक से जोसे यहाँ पर आ जाती है और उसने काई की मैजिक को देख लिया होता है। वो काई से पूछते है कि ये सब क्या था। काई के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, उसे प्रिंसेस के ऑर्डर को मान नहीं पड़ा। वो जोसे को अपने फायर एबिलिटी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन प्रिंसेस ज्यादा शॉक नहीं होती क्योंकि उसे ऐसे सिमिलर पावर के बारे में पता होता है। वो बताती है कि इलाइट फैमिली के पास ऐसे एबिलिटीज होती है और कुछ मॉन्क्स भी काफी ट्रेनिंग करके ऐसे एबिलिटीज को अनलॉक कर देते हैं। लेकिन प्रिंसेस यहाँ इस बात से हैरान थी कि इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने के बाद भी काई जरा सा भी थका हुआ क्यों नहीं दिख रहा। तभी उसे काई के बारे में चल रहे हुए रूमर्स के बारे में याद आता है कि काई ने काफी सारे गॉड स्टोन को कंज्यूम कर दिया है। प्रिंसेस काई को बताती कि अब उसके पास बाकियों से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो उसे काई को अपने साथ ट्रेनिंग करने को कहती है और काई को भाई इसके लिए मना करना नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। भले ही काई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, पर जोसे वो भी एक गार्डियन पीरियड है, तो उसे बिना एफर्ट के हराना काई के लिए भी आसान नहीं था। हालांकि काई यहाँ पर अपने डिवाइन क्रेस्ट को गलती से भी एक्सपोज नहीं कर सकता, इसलिए वो लिमिट में रह के फाइट कर रहा होता है। इनके फाइट होने के बाद काई यह वेल से पानी निकालता है। वो काफी ज्यादा हैरान था कि उसने बिना एफर्ट के ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया, वो भी डिवाइन क्रेस्ट को रिवील ना होने देके। काई समझ जाता है कि उसके असली पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने ट्रू पावर के साथ जोसे जैसी गार्डियन बीरर उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी जोसे भी काई को अपने लिए वाटर लाने को कहती है। या काई होसे से पूछता है क्या सभी गार्डियन बीरर की पावर सेम नहीं होती। पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ। मेरे फादर और ब्रदर मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गार्डियन बीरर की स्ट्रेंथ उनके लैंड गॉड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड होती है। लेकिन गार्डियन बीरर को भी स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ट्रेन करते रहना पड़ता है। मैं ट्रेनिंग में अभी कमजोर हूँ, पर प्रिंसेस आपको ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्या तुम ये कह रहे हो कि वुमेन को स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको बैटल में जाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, फीमेल गार्डियन बीरर भी लैंड गॉड की प्रोटेक्टर होती है। कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब हमें खुद लड़ना पड़ सकता है। एक गार्डियन बीरर का काम सिर्फ बैटल में जीतना नहीं होता, उनका काम उससे भी ज्यादा है। काई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि प्रिंसेस का कहने का क्या मतलब है। वो उनको पूछने जा रहा होता है, तभी मॉर्निंग बेल बज जाती है। जो से यहाँ चुपके से ट्रेनिंग करने के लिए आई होती है, तो वो काई से कहती है कि उसे यहाँ पर कोई देख ले तो उसके लिए अच्छा नहीं है। वो तुरंत कासल की ओर निकल पड़ती है, पर काई उनसे आखिरी बार पूछता है कि गार्डियन बीरर का काम और भी ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या था। जो से कहती है कि अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, वैसे मैं जल्द ही मेरी मंथली ग्रेव क्लीनिंग ड्यूटी करने के लिए जा रही हूँ, तो वहाँ पर तुम मेरे साथ आ जाना। वहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मेरा लैंड गॉड एडा विलेज में है, तुम मेरे साथ आ पाओ, इसकी तैयारी मैं कर दूंगी। काई कहता है कि ठीक है, मैं आऊंगा। आगे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ये सभी एडा विलेज में जा रहे होते हैं। एडा विलेज के एरिया में काफी सारे गोरिल्ला मॉन्स्टर थे, तो ये सभी जोसे की प्रोटेक्शन के लिए आए थे। तभी काई का एक साथी मेंबर उसे पूछता है कि मैंने सुना है कि लेडी होसे को एस्कॉर्ट करने के लिए हमारे स्क्वाड को इसीलिए असाइन किया है क्योंकि उन्होंने पर्सनली तुमसे पूछा था। वो अरे नहीं, ये नामुमकिन है। लेडी होसे को पता भी नहीं है कि काई कौन है। हाँ, ये भी तो है, पर कुछ लोग रूमर पे यकीन कर रहे हैं। हम देखते कि भाई अचानक से इन सभी को काई से जलन होने लगती है। खैर, आगे ये लोग विलेज में आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये विलेज मोलच फैमिली से बिलोंग करता है। डेमियोन्स के लगातार अटैक की वजह से यहाँ के लोगों को यहाँ से जबरदस्ती निकलना पड़ा, लेकिन यहाँ पर अभी भी ग्रेव स्टोन है और लैंड गॉड के फॉलोअर होने के नाते ये लोग यहाँ के डेड लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए आते हैं। इस लैंड का गॉड बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ की मिट्टी में भी कुछ उगता नहीं। तभी होसे यहाँ काई के पास आती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। होसे काई को विलेज के एक छोटे से फ्लावर गार्डन के पास लेके आई होती है। यहाँ होसे नीचे झुक के प्रे कर रही होती है। ये देख के काई थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और होसे से पूछता है कि आप ये क्या कर रही हैं, लेकिन होसे उसे शांत रहने को कहती है। होसे के बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगता है और इन फ्लावर्स में जाने लगता है। ये सब होने के बाद होसे काई को बताती है कि मैं यहाँ पर जमा हुए लैंड गॉड की ग्रेस को प्रे कर रही थी। सिर्फ लैंड गॉड से जुड़े हुए गार्डियन बीरर ही ये कर सकते हैं। ये विलेज अबांडन हो गया है, इसलिए यहाँ के लैंड गॉड की स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। साथ ही इस लैंड की गार्डियन बीरर होने के नाते मैं भी कमजोर हूँ। मैं बस इस छोटे से फ्लावर गार्डन को ही मेंटेन कर सकती हूँ। लैग विलेज में कई सारी सब्जियाँ अच्छे से उगती है क्योंकि मेरे फादर
बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लैंडलॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फादर ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है और वो अभी भी ट्रेनिंग करते रहते हैं और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा गॉड स्टोन को भी कंज्यूम करना पड़ता है। गार्डियन बीरर जो लैंड गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, उनको जितना फेवर मिलते हैं उतने वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इससे जमीन भी उपजाऊ होती है। ओह, तो इसी वजह से हम खाना खा पाते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, इससे लैंड गॉड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सब सुनने के बाद काई समझ जाता है कि सिर्फ बैटल में जीतने से ही गार्डियन बीरर स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आगे ये नीचे ग्रेवस्टोन के पास आ जाते हैं और इसे साफ करने लगते हैं। इसे ग्रेवस्टोन को देखने के बाद काई कहता है, अच्छा तो ये है गॉड का ग्रेवस्टोन। अरे इस पे तो सेम वैसी ही राइटिंग है जो वैली वाले स्टोन पे भी थी। क्या इसका मतलब वो भी लैंड गॉड का ग्रेवस्टोन था? ग्रेवस्टोन को टच करने के बाद काई देखता है कि इस पे लिखी हुई राइटिंग को वो पढ़ पा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि मैं एडलेन आपका सर्वेंट हूँ, मैं गॉड लैगडारा ठोका को सर्व करता हूँ। काई सामने की तरफ भी आके यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ने की कोशिश करता है, पर किसी कारण से वो यहाँ की लिखावट को पढ़ नहीं पाता। उसे बस यहाँ पे टेम्पल और पैक्ट, बस ये दो ही वर्ड पढ़ने को मिलते हैं जो कि कोई सेंटेंस नहीं बना रहे थे। होसे काई से पूछते कि तुम अपने आप से क्या बात कर रहे हो? हाँ, या होसे के संतरों को देख के काई का ध्यान हट जाता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गोरिल्ला आगे होते हैं। अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी ऑफरिंग भी हो जाती है। काई को या होसे से पता चलता है कि वो इस गांव को फिर से लिविंग बनाना चाहती है और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। तभी एक सोल्जर यहाँ पर आ जाता है और इनको बता देता है कि बाहर गोरिल्ला आ चुके हैं। सभी तुरंत बाहर आ जाते हैं और ग्रेवस्टोन को बंद कर देते हैं। हालांकि जब तक वो यहाँ से भाग पाते, दो गोरिल्ला यहाँ पर आ जाते हैं। कैप्टन तुरंत काई और मैंसो को कमांड देता है कि प्रिंसेस को सेफली विलेज तक ले जाए, तब तक ये गोरिल्ला को रोक देंगे। काई और बाकी सब भाग रहे होते हैं, लेकिन दो गोरिल्ला इनके सामने आ जाते हैं और इनमें से एक गोरिल्ला फ्लावर गार्डन को कुचल भी देता है, जिसको होसे ने बड़ी मुश्किल से ब्लूम किया था। ये देख के होसे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोरिल्ला से लड़ने के लिए सामने आ जाती है। होसे के डिवाइन क्रेस्ट को देखने के बाद गोरिल्ला पैनिक हो जाता है, पर होसे को बैटल में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इसकी वजह से उसके हाथ कांप रहे होते हैं। गोरिल्ला इस बात को नोटिस कर लेता है कि होसे बस एक रुकी है और वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी काई बीच में आ जाता है और वो गोरिल्ला को एक स्लैश मार देता है। तभी काई देखता है कि दूसरा गोरिल्ला भी अटैक करने के लिए जा रहा है। काई गोरिल्ला के एक्स को लेता है। पहले वो स्पेयर से गोरिल्ला पे स्लैश मारता है, उसके बाद एक्स से इस गोरिल्ला के कंधे पे स्लैश मार देता है और आखिर में अपने डैगर को निकाल के इसे भी खत्म कर देता है। पर हम देखते हैं कि काई का डिवाइन क्रेस्ट एक्टिव हो गया था और होसे ने वो देख लिया होता है। आगे विलेज में वापस आने के बाद ओलहा होसे को डांट रहा होता है क्योंकि उसे सारे कांड के बारे में पता चल गया होता है कि होसे फाइट करते समय मुश्किल से ही बची और यही कारण है जिसके लिए ओलहा हमेशा होसे को फाइट से दूर रहने को कहता है। हालांकि विलेज चीफ ओलहा को शांत करता है। वो कहता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि होसे सुरक्षित हैं। चीफ समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर के अटैक बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहिए और ये करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि विलेज में कोई इंस्पेक्टर आने वाला है। ओलहा सोल्जर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। ओलहा के जाने के बाद होसे अपने फादर से उसकी वजह से हुए ट्रबल के लिए माफी मांगती है, लेकिन चीफ अपसेट नहीं थे। इनको ऑलरेडी वहाँ क्या हुआ उसके बारे में पता चल गया होता है कि कैसे काई ने खुद से बिना एफर्ट्स के दो मंकीज को हरा दिया, इसलिए अब चीफ देखना चाहते हैं कि काई आगे और क्या करने वाला है। यहाँ हम काई को देखते हैं जब उसके फ्रेंड उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रहे होते हैं। साथ ही उनको काई से बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही थी क्योंकि एडा विलेज के इंसिडेंट के बाद सभी काई को हीरो की तरह देख रहे होते हैं। साथ ही ये भी रूमर चल रहे होते हैं कि काई और होसे एडा विलेज में काफी क्लोज आ गए हैं। कुछ लड़कियां ये सब देख रही होती है, लेकिन एल्सा काई से अपना ध्यान ही नहीं हटा पा रही थी। साइड की एक लेडी एल्सा को नोटिस करती है और उसे कहती है कि लगता है तुम्हें वो सच में पसंद है। वो एल्सा से मस्ती में कह रहे होते हैं कि अगर वो जल्दी से कुछ करेगी नहीं तो काई को कोई और ले जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि होसे काई के पास आती है। वो उसके साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती थी। काई को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या सीन है, पर वो होसे के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। ये लोग सुनसान टाइप के एक जगह पर आते हैं। होसे पहले काई को उसकी जान बचाने के लिए प्रॉपरली थैंक्स कहती है, लेकिन आगे वो ये भी कहती है कि उसने काई के चेहरे पे डिवाइन क्रेस्ट को देखा था। लेकिन अभी काई को ऐसे पास देखने के बाद होसे को लग रहा होता है कि शायद से वो उसका इमेजिनेशन था। बैटल में अपनी डिफीट की वजह से होसे को समझ आ जाता है कि वो कितनी कमजोर है, इसलिए वो अब से और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने वाली होती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और होसे या काई को भी अपने साथ हर मॉर्निंग ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। काई भाई इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो होसे की बात को मना भी नहीं कर सकता, इसलिए वो उसकी बात को मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि काई के फ्रेंड्स सीक्रेटली उसे देख रहे होते हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि काई और होसे क्या बात कर रहे थे, लेकिन काई को ऐसे होसे के साथ बात करते हुए देख के इन लोगों को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। खैर आगे काई अपना आमतौर का काम कर रहा होता है। तभी एल्सा उसके पास आती है और उसे पानी देती है। काई पूछता है कि क्या ये उसके लिए है। एल्सा बताती है कि उसे लगा काई इतना ज्यादा काम किया है तो उसे प्यार
प्यास लगी होगी। काई पानी पीता है तभी एल्सा की फ्रेंड्स आती हैं और उसे बुलाती है। काई को लग रहा था कि एल्सा ने बस ऐसी उसकी हेल्प कर दी, लेकिन तभी मैंसो यहाँ पर आ जाता है। उसने यह सब कुछ देख लिया होता है और वो काई से कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो। तभी सिर्फ काई को अचानक से एक बर्ड की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। उसे याद आता है कि वैली में उसने सेम बर्ड की आवाज सुनी थी। काई तुरंत ही वैली में जाना चाहता था, पर अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हमें लेट नाइट में दिखाया जाता है जहाँ सभी सोए हुए थे। अभी काई को फिर से बर्ड का आवाज आने लगता है। काई बाहर आ जाता है। विलेज के सामने की बड़ी सी वॉल को काई अभी बहुत ही आसानी से पार कर देता है। इसके बाद वो बहुत ही आसानी से जंप लगाते हुए वैली के वाटर में गिर जाता है। काई कहता है कि उसे यह वैली बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी उसे वो बर्ड भी दिखाई देता है जो कि आवाज कर रहा था। काई के यहाँ आने के बाद वो बर्ड गायब हो जाता है। काई यहाँ ट्री के पास आता है। यहाँ आने के बाद वो समझ जाता है कि ये एक गॉड का ग्रेवस्टोन है। काई इसे भी पढ़ने की कोशिश करता है, पर किसी कारण से वो पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए वो गॉड को थैंक्स कहता है। इसके बाद काई स्टोन को अच्छे से क्लीन करता है और यहाँ से जाने से पहले इसी छोटी सी ऑफरिंग भी चढ़ाता है। वापस जाते समय काई को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो वो यहाँ का पानी पी लेता है और कुछ फ्रूट को भी खाता है। काई यहाँ पर हैरान था कि इस वुड्स में खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, इसलिए काई को यहाँ पर रहने का मन हो रहा था। तभी काई सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर वो एक घर बना दे। काई तुरंत ऊपर आ जाता है और एक ट्री के पास आता है ताकि इसको कट करके वो इससे यहाँ पर एक घर बना पाए। लेकिन यह ट्री के पास आने के बाद काई सोच में पड़ जाता है कि इसे काटे कैसे। काई अपने फायर मैजिक को ज्यादा पावर में एक्टिव करके ट्री को काटने का सोचता है, लेकिन तभी ऐसा करने से काई देखता है कि इससे पूरे जंगल में आग लग जाएगी। काई तुरंत ही आग को बुझा देता है। काई सोचता है कि अगर वो फायर को अनलिश कर सकता है तो कुछ ऐसा भी कर सकता होगा जिससे ये ट्री कट जाए। तभी काई को अपने पिछले लाइफ की याद आने लगती है और काई को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। काई देखता है कि ट्री को कट करने के लिए उसे बस इसके मॉलिक्यूल बॉन्ड्स को अलग करना होगा। काई फोकस करने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नए तरीके से कास्ट कर रहा होता है जिससे ट्री कट हो जाए। लेकिन वो इस टेक्निक को पूरी तरीके से परफेक्ट कर पाए, उसे वैली की तरफ से आवाज सुनाई देती है। पर यहाँ पर भी हम देखते कि काई मॉलिक्यूल्स को कट करने में कामयाब हो गया होता है। आगे काई वैली के पास आ जाता है और उसे देखने मिलता है कि कुछ बच्चे वैली में जाने का ट्राई कर रहे हैं। काई को कुछ समझ नहीं आता कि उनका मोटिव क्या है, लेकिन अभी वो वैली का गार्डियन है तो सीधा उनकी तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ इनके पास आने के बाद काई को पता चलता है कि ये कोई बच्चे नहीं बल्कि डॉर्फ हैं। ये लोग कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं जो कि काई को कुछ समझ नहीं आ रही होती। तभी इनका लीडर पोरेक काई के पास आ जाता है जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज बोल पा रहा था। वो पहले काई को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है। पोरेक आगे काई को बताता है कि वो इन कोरोक प्रजाति के लोगों का लीडर है। काई को कोरोक प्रजाति के बारे में कुछ पता नहीं होता। आगे पोरेक बताता है कि वो लोग ह्यूमन मर्चेंट से परचेज किए हुए गुड्स को यहाँ पर ऑफरिंग करने के लिए आए हैं। पोरेक काई से माफी मांगने लगता है कि वो यहाँ बिना परमिशन के आगे वो काई को डिटेल में बताता है कि जितना इनको पता है या एक एंशिएंट गॉड जो कि ग्रेट वैली के साथ पैक्ट बनाया हुआ है वो एक ह्यूमन के फॉर्म में आने वाला है और काई भी एक ह्यूमन है। तो पोरेक को लग रहा होता है कि शायद से वही वो गॉड है। आगे पोरेक बताता है कि कई सदियों से लैंड गॉड को वर्शिप करते हुए ये लोग वुड्स में शांति से रह रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से ऑगर्स इन पे अटैक कर दिए ताकि इनके लैंड गॉड को ले सके। कोरक बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उनके जीतने का कोई भी चांस नहीं था, इसलिए वो अपने घर से भाग आ गए। पोरेक काई से कहता है कि आप एक एंशिएंट एब्रिटेशन गॉड हैं, तो प्लीज हमारी घरों को वापस दिलाने में हमारी हेल्प कीजिए। काई को ये सब कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन सबसे पहले वो पूछता है कि ये एब्रिटेशन गॉड क्या है। पोरेक बताता है कि लेजेंड्स के अनुसार एब्रिटेशन गॉड ये एक ऐसा बींग है जिसे फॉरेस्ट के क्रिएचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल क्रिएशन की पावर मिली हुई है। ये सुन के काई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस गॉड की बात पोरेक ने सुनी है वो वही है। तभी एक डॉफ भी कहता है कि उसे भी नहीं लगता है कि काई वो गॉड है। लेजेंड के अनुसार वो एब्रिटेशन गॉड एक फियर्ड वॉरियर है जो कि उनको पनिश करता था जिसने उसके लैंड की शांति को डिस्टर्ब किया। और इस डॉफ को काई में वैसी बात बिल्कुल भी नहीं लग रही होती। हालांकि पोरेक को पूरा यकीन होता है कि काई ही वो गॉड है। वो बताता है कि जब वो यंग था तो बिना परमिशन के इस वैली में आ गया था और फिर उसे वैली गॉड के व्रत का सामना करना पड़ा, जिससे पोरेक की आंखें चली गई। खैर, पोरेक भले ही सनलाइट की लाइट से नहीं देख सकता, पर इस दुनिया में देखने के लिए कई दूसरे भी तरीके हैं और उनमें से एक है सराउंडिंग स्पिरिचुअल एनर्जी। पोरेक देखने के लिए इसका ही यूज करता है और उसे काई के पास वाली स्पिरिचुअल एनर्जी में उसी वैली गॉड की पावर दिखाई दे रही है, इसलिए वो काई से कहता है कि उसे ही वैली गॉड की ब्लेसिंग मिली है। बस इतना ही नहीं, पोरेक ये भी बताता है कि उसने ऑलरेडी यहाँ एक सैक्रिफाइस भी कर दिया है, तो काई के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसको उनकी हेल्प करनी होगी। सैक्रिफाइस की बात सुनने के बाद काई हैरान हो जाता है और वो पोरेक से पूछता है कि यह सैक्रिफाइस क्या है। पोरेक बताता है कि आज शाम में उसने उसकी ग्रैंड डॉटर अरुआ को वैली में सैक्रिफाइस कर दिया। काई पैनिक हो जाता है और इनसे पूछता है कि उन्होंने अरुआ को कहाँ पर छोड़ दिया। डॉफ काई को दिखाती है
कि उन्होंने इस रोप से ओरियो को नीचे छोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं कि ये रोप टूट जाती है और ओरियो के नीचे गिरने की आवाज आती है। काई तुरंत नीचे जाता है। वो देखता है कि ओरियो जिंदा है पर उसके बॉडी से काफी खून निकल रहा है। काई सोच रहा होता है कि शायद से वो अपने मैजिक का यूज करके ओरियो को हील कर सकता है। तभी काई को अपने पिछले लाइफ का सेल्स रीजनरेशन नॉलेज याद आता है। काई मैजिक का यूज करके ओरियो के बॉडी में सेल्स को रिप्रोड्यूस करवा देता है और हम देखते हैं कि ये काम कर जाता है। ओरियो ठीक हो जाती है पर अभी वो बेहोश होती है। काई भाई यहाँ पर खुद ही हैरान था कि उसका मैजिक हील भी कर सकता है। तभी उसे ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑगर ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। काई यहाँ आके पहले एक लेडी को बचाता है। आगे बढ़ते हुए काई देखता है कि ऑगर ने तो यहाँ पर काफी सारे डॉग्स को इंजर्ड कर दिया है। काई ऑगर के लीडर के पास आता है। लीडर डिवाइन क्रेस्ट को दिखा के काई को डराने की कोशिश कर रहा होता है। काई समझ जाता है कि ये भी एक गार्डियन बीरर है और इसी ने ही यहाँ पर बहुतों को खत्म कर दिया है। तभी काई को वैली गॉड की आवाज आने लगती है जो कि काई को कह रही होती है कि इन ऑगर को खत्म कर दो। काई इनसे भिड़ने के लिए रेडी हो जाता है। पोरिक भी काई का साथ देने के लिए आ जाता है। वो भी एक गार्डियन बीरर होता है। काई भी अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिव कर देता है। ये देखने के बाद पीछे के दो ऑगर डर जाते हैं पर लीडर इनसे कहता है कि जाओ नल्लो खत्म कर दो उनको। काई बहुत ही आसानी से इन दो ऑगर को यहाँ पर खत्म कर देता है। ये देखने के बाद डॉफ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। काई का ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ था। एक ऑगर उस पर अटैक कर देता है पर पोरिक उस पर स्लैश मार देता है। क्या बात है ग्रैंडपा, अभी काफी अच्छा लड़ रहे हैं। हाँ मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, अब बाकी सब तुम्हें ही संभालना है। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गया। काई यहाँ पर ऑगर के वेपन को लेता है। ऑगर भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और सरप्राइजिंगली ये वाला ऑगर ह्यूमन की लैंग्वेज बोल पा रहा होता है। वो काई से कहता है कि उसे ह्यूमन से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसका काम बस कोरोक से है। लेकिन काई उसे कहता है कि इसमें मेरा भी लेना देना है, तुम इस वैली में बिना परमिशन के आए हो, बस यही कारण काफी है। रुक जाओ, हम यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। तभी काई के बॉडी से ब्लू ऑरा आने लगता है। यहाँ पर ऑगर को भी काई में वैली गॉड दिखाई देता है। ये देखने के बाद वो हद से ज्यादा डर जाता है। वो भीख मांगने लगता है कि उसे बख्श दिया जाए लेकिन काई मना कर देता है। ऑगर अपनी जान बचाने के लिए काई पे अटैक करने के लिए आ जाता है लेकिन काई अपने हाथ से ही ऑगर के हाथ को काट डालता है। फिर ऑगर की छाती को फाड़ के उसके गॉड स्टोन को निकाल देता है। डॉर्फ पोरिक से पूछता है कि क्या यही वो गॉड है? पोरिक बताता है कि हाँ यही वो एब्रिटेशन गॉड है जिसने उसकी आंखों को ले लिया था। ये वही गॉड है जो गॉड के एग्जिस्टेंस से पहले भी सभी दुनिया को सेफ गार्ड करता था। काई ने पहली बार एक गार्डियन बीरर को खत्म कर दिया होता है। पोरिक उसे बताता है कि गार्डियन बीरर का गॉड स्टोन कंज्यूम करने से खत्म हुए गार्डियन की पावर मिलती है। नॉर्मल गॉड स्टोन से ये काफी पावरफुल होते हैं। काई गॉड स्टोन को कट करता है और एक हिस्सा पोरिक को भी देता है क्योंकि उसने भी बैटल में हेल्प की थी। पोरिक इसके लिए काई को थैंक्स कहता है। गॉड स्टोन को पीने की वजह से पोरिक को थोड़ा सा पेन होता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल था। काई को शुरू में कुछ होता नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी गॉड स्टोन का इफेक्ट हो जाता है। सभी पैनिक हो जाते हैं पर काई इनसे कहता है कि वो ठीक है, उसे बस रिकवर होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऐसा कहते वो वैली की तरफ निकल पड़ता है और इनको उससे थोड़ी देर के लिए दूर रहने को ही कहता है। जब काई यहाँ पर सो रहा होता है तो उसे अपने बचपन का एक नाइटमेयर आता है जहाँ हम देखते हैं कि जब काई छोटा था तब उसका विलेज बर्बाद हो चुका था और उसे अपने विलेज को छोड़ के लैग विलेज में आना पड़ा। आगे सुबह जब काई उठ जाता है तो वो हैरान था क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैंकेट था। तभी वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एरिया उसके साइड में सोई हुई होती है। काई उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, वो बताती है कि ओरिजिनली उसे यह गॉड को ऑफरिंग करने के लिए भेजा था और काई ही वो गॉड है पर उसने उसकी जान बचाई तो अभी उसको हमेशा के लिए काई के साथ ही रहना होगा। काई उसे समझाता है कि यह सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो यहाँ से वापस घर चली जाए पर आरुया मानती नहीं। तभी काई देखता है कि मॉर्निंग हो चुकी है और सभी विलेज में अभी जाग रहे होंगे। वो तुरंत ही विलेज की तरफ जाने का सोचता है। जाने से पहले वो एक बार फिर ओरियो को उसके घर जाने को कहता है। ऊपर आने के बाद काई के सामने ये सभी आ जाते हैं और एक बार फिर ये काई को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। पोरिक कहता है कि उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। पहले जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ पर भी वो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बार बार ऑगर्स आते रहते हैं। तो पोरिक काई से पूछता है कि क्या वो यही वैली के किसी पास एरिया में रह सकते हैं। काई कहता है कि ठीक है, बस वैली के अंदर मत आना। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि काई सीधा होजे के पास ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम लेट हो गए हैं। काई बहाना मारता है कि माफ कर देना, मैं ज्यादा सो गया था। इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें काई के फ्रेंड्स मैंसो और बाकियों को दिखाया जाता है जो कि अपना खेती बाड़ी का काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ चीफ वेजिन आते हैं और इनसे पूछते हैं कि काई कहाँ पर है। ये लोग थोड़े हैरान थे कि लॉर्ड वेजिन काई के लिए क्यों पूछ रहे हैं। मैंसो बताता है कि काई को आज स्टोर हाउस के लिए असाइन किया गया है। इसके बाद हमें सीधा ये दिखाया जाता है कि काई और वेजिन के बीच में यहाँ पर एक फाइट होने वाली है। काई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है पर वो यहाँ सबका अटेंशन नहीं लेना चाहता था। वेजिन का काई से फाइट करने का कारण वही होता है कि काई ने होजे को उन
गोरिल्ला से बचाया था। वेजिन यहाँ काई की ट्रू स्ट्रेंथ को देखना चाहता था। तभी काई को पोरेक ने सुबह बताई हुई बात याद आती है कि काई को अपने गॉड पावर के बारे में छुपाना होगा, क्योंकि वह नया नया ही गॉड बना है और उसने अपनी पावर्स को मास्टर नहीं किया है, तो किसी के लिए भी वो आसान टारगेट हो सकता है। काई इस बात को समझ गया था। अभी होने वाली बैटल में वो अपनी कम से कम पावर यूज करने का सोच लेता है ताकि डिवाइन क्रेस्ट अपीयर ना हो। आगे इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेजिन काई पे अटैक कर देता है। काई पीछे जंप लगा के अटैक को डॉज कर देता है। के बाद वेजिन काई पे कई सारे अटैक्स करता है, पर काई सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी काई का डिवाइन क्रेस्ट एक्टिव हो जाता है। काई इसे सेंस कर लेता है। वेजिन काई से कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया। वेजिन अटैक करता है। काई डॉज कर लेता है और उसका डिवाइन क्रेस्ट भी गायब हो गया होता है। काई वेजिन पे अटैक करता है, पर कुछ होता नहीं और वेजिन उसके स्टाफ को ही तोड़ देता है। इसके बाद काई वेजिन के पैर पर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। ओल्हा और होसे यहाँ पर हैरान थे कि भाई काई ये क्या कर रहा है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिन काई को किक मार के दूर पटक देता है। एल्सा को काई की बहुत ही ज्यादा चिंता हो जाती है, लेकिन अगले ही पल काई उठ जाता है। भले ही काई हार गया था, लेकिन वेजिन ने उसकी स्ट्रेंथ को समझ लिया होता है। वो काई से कहता है कि वो खुद कल से काई को ट्रेन करेगा। मैंसो यहाँ काई के पास आ जाता है और ये दोनों काई हार गया होता है तो उस पे हंस रहे होते हैं। आगे लेट नाइट को हम देखते हैं कि काई फिर से वैली की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ आने के बाद काई देखता है कि किसने यहाँ पर झोपड़ी बांधी है। काई को लग रहा होता है कि कोरोर बिना उसकी परमिशन के वैली में घुस चुके हैं, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद वह देखता है कि आरुये यहाँ पर होती है। काई के यहाँ आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लीजिए, मैंने ये आपके लिए बनाया है। क्या तुमने कोरोर को वैली में आने दिया? नहीं नहीं, ये सब कुछ मैंने किया है। क्या तुम ये कह रहे हो कि ये सब तुमने? ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना। तभी आरुये यहाँ पर काई के लिए खाना लाती है। इतना सारा खाना एक साथ देखने के बाद काई हैरान हो जाता है। वो घपाघप खाने को खा रहा होता है। आरुये और भी खाना लाती है। काई को विलेज में एक साथ कभी भी इतना खाना खाने को नहीं मिला था। अगले दिन यहाँ विलेज में भी हम देखते हैं कि काई को ज्यादा खाना मिलता है। ये देखने के बाद उसके फ्रेंड उससे जलने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि उनको भी ज्यादा खाना दिया जाए, लेकिन लेडी इनसे कहती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा काम वाम नहीं करते और तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा खाना चाहिए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। बंदे काई से पूछ रहे होते कि भाई तुझे क्यों ज्यादा खाना मिल रहा है? हाँ, काई कहता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता। यहाँ हम एल्सा को देखते हैं जिसका पूरा ध्यान काई पे होता है। इसकी वजह से वो गलती से इस बंदे को ज्यादा खाना दे देती है। वो तुरंत ही उससे खाना वापस मांग रही होती है। खैर आगे हम कुछ दिन देखते हैं कि काई यहाँ वैली में रात को आना और सुबह विलेज में आके अपना काम करना, ये सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन काई यहाँ इनसे भी मिलता है। आगे हम देखते हैं कि काई और उसके फ्रेंड्स एक बड़े से पत्थर को निकालने का काम कर रहे होते हैं, पर वो सभी मिलके इस पत्थर को निकाल नहीं पा रहे होते। तभी वेजिन यहाँ पर आता है और वो अकेले ही पत्थर को उठा के साइड में कर देता है। ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे रात को काई यहाँ पर एक मुरझाए हुए फूल को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। वो समझ जाता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद हमें एल्सा को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से फ्लावर गार्डन के पास होती है। काई भी यहीं पर होता है। वो एल्सा के पास आता है। एल्सा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस फूलों को देख रही हूँ। इस साल ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल खिले हैं। ब्यूटीफुल? हाँ, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। काई, तुम्हें पता है ये फ्लावर्स ओरिजिनली हमारे विलेज से लाए हुए बीच से उगे हैं। हाँ, जब हमारा विलेज चल गया था तो हमने चाहा था कि कम से कम हम इन फ्लावर्स को सेव कर पाए। हमारा विलेज तो चला गया, लेकिन ये अभी भी इतने सारे फ्लावर्स यहाँ पर हैं। अरे हाँ, हम लैग विलेज में एक दूसरे विलेज से आए हैं। हाँ, क्या तुम इस बात को भूल गए थे? अरे ऐसा नहीं, जब हमारा विलेज जल गया था तब मैं बहुत ही छोटा था ना। आगे इनके बीच में और थोड़ी बातें होती है जिससे एल्सा को पता चलता है कि काई बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। ये सुनते ही एल्सा काई से कहती है कि उसने बचपन में भी ऐसा ही कहा था। हमें काई के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जब गांव बर्निंग का इंसिडेंट हो चुका था और सभी सिविलियंस को गांव छोड़ के जाना पड़ रहा था। हम देखते कि फिर भी इन पे एक मॉन्स्टर अटैक कर ही दिया होता है। काई बहुत ही गुस्से में था, वो मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। हालांकि काई बस एक बच्चा था तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। तभी लॉर्ड वेजिन यहाँ पर आए थे और उन्होंने इन सब को बचा दिया था। तभी से ही काई ने फैसला कर लिया था कि वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। यहाँ पर काई ये सब कुछ भूल गया था। वो एल्सा से कहता है कि तब वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने ऐसी बात कर दी थी। एल्सा कहती है कि उसे सब याद था क्योंकि काई ने उसकी जान बचाई थी और काई तब से आज तक बिल्कुल भी नहीं बदला। आगे रात को हमें ऑगर और गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि ये लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ऑगर ने यह सभी गोरिल्ला को खत्म कर दिया होता है। इसके बाद हमें वैली में दिखाया जाता है जहाँ काई ने यह मस्त से एक घर बना दिया होता है। अगले दिन काई को स्टोर हाउस की ड्यूटी लग गई होती है। यहाँ पर राइस को देख के उसे राइस बॉल खाने का मन हो रहा होता है। तब एल्सा यहाँ पर आ जाती है और वो काई से पूछती है कि राइस बॉल ये क्या है, क्या तुमने उनको कहीं पे खाया है क्या? काई बताता है कि उसने कभी खाया तो नहीं, ना ही उसे पता है कि राइस बॉल क्या है, पर उसका इतना पता
बताता है कि वो टेस्टी होंगे। तभी मैंसो यहाँ पर आ जाता है और वो काई को बचे हुए बैग्स को लाने को कहता है। काई तुरंत माफी मांगता है और अपना काम चालू करता है। यह वेज इन सभी को इंस्पेक्टर के आने से पहले तुरंत बैग्स को सीक्रेट स्टोर हाउस में ले जाने को कहता है। और हाँ, वेजिन से पूछता है कि फूड को इंस्पेक्टर से छुपाना क्या ये करना जरूरी है। वेजिन बताता है कि विलेज फूड सप्लाई स्लो चल रहा है तो विलेजर्स को उनका शेयर नहीं मिल पाएगा। लेकिन ओल्हा कह रहा होता है कि उनको थोड़ा कम खाना मिल जाता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, वो मरेंगे तो नहीं। लेकिन वेजिन अपने विलेजर्स की दिल से केयर करता है। अपने लीडरशिप में वो किसी को भी भूखा नहीं रखना चाहता। काई और उसके फ्रेंड्स को पूरी स्टोरी तो पता नहीं होती, लेकिन उन्होंने इतना सुना है कि सेंट्रल प्लेन कैपिटल से इंस्पेक्टर यहाँ पर आ रहा है और उसके आने से पहले इनको सभी फूड को छुपा देना है, नहीं तो वो सब कुछ ले जाएंगे। या काई को मैंसो से पता चलता है कि इंस्पेक्टर भी एक गार्डियन बिरर है और उसका डिवाइन क्रेस्ट लॉर्ड वेजिन से भी सुपीरियर है। पर वेजिन की तरह उसने अपनी पावर्स को कभी भी कुछ अच्छे काम करने के लिए यूज नहीं किया। आगे कुछ घंटों बाद इंस्पेक्टर यहाँ पर आ जाता है। वेजिन उसका वेलकम करने आगे आता है। इंस्पेक्टर आते ही शिकायत करने लगता है कि रास्ते में कई सारे डेमी ह्यूमंस थे और आते समय 10 गोरिल्ला ने उन पे अटैक भी किया, पर उन्होंने सभी को संभाल लिया। ये सुनने के बाद होसे काफी हैरान थी, क्योंकि उसे पता था कि एक ही गोरिल्ला को हराने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है। लेकिन जैसे ही गांधाई बाहर आता है, हम देखते हैं कि ये तो एक चुटकुसा आदमी है और वह ये कुछ ज्यादा ही घमंडी टाइप का होता है। ये होसे और ओल्हा दोनों को ही भाषण सुनाता है कि जरा और स्ट्रॉन्गर और काबिल बनो। खैर, आगे नाडा नाम का एक बंदा सामने से आता है। वेजिन उससे पूछता है कि क्या वो भी गांधाई की पार्टी का हिस्सा है। नाडा बताता है कि नहीं, वो अपना ट्रेवल कर रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात गांधाई से हुई और उसे पता चला कि वो दोनों ही सेम रास्ते जा रहे हैं और नाडा भी गांधाई के साथ आ गया। आगे गांधाई स्टोर हाउस के फूड को चेक करने के लिए आ जाता है और ये देख के वो हैरान था कि यहाँ पर फूड बहुत ही कम है। एक कलेक्टर होने के नाते गांधाई हर विलेज से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा माल कलेक्ट कर लेता है। तो वो वेजिन से पूछता है कि क्या सच में विलेज में बस इतना ही फूड है, कहीं तुमने फूड को छुपाया तो नहीं। वेजिन कहता है कि फूड को छुपाना, इसके बारे में वो सोच तक नहीं सकता। खराब वेदर होने की वजह से इस बार अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं हुई और जितना फूड स्टोर हाउस में है बस उतना ही फूड उनके पास है। लेकिन भाई ये गांधाई भी बहुत ही हरामी होता है। इसे शक हो गया होता है कि वेजिन कुछ तो छुपा रहा है। वो कहता है कि अगर वेदर खराब है तो शायद से मुझे कुछ दिन इधर ही लैग विलेज में रहना चाहिए। इनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, इनको गांधाई की बात माननी पड़ती है। होसे इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि गांधाई यहाँ रह के लग्जरी डिमांड्स कर रहा होता है। वेजिन उसे समझाता है कि गांधाई ऑफिशियल इंस्पेक्टर है और वो जहाँ पर भी जाता है किंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उनको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। आगे काई यहाँ नाडा के पास आता है। नाडा को काई के बारे में ऑलरेडी पता चल गया होता है कि काई वही है जिसने कई सारे गॉड स्टोन को कंज्यूम किया और स्ट्रॉन्ग बन गया। एक्चुअली बात ऐसी होती है कि नाडा ने भी सेम ही किया होता है। वो काई को बताते हैं कि अपनी ट्रेनिंग के टाइम में थकान को मिटाने के लिए उसने कई सारे गॉड स्टोन को कंज्यूम कर लिया। काई उसे पूछता है कि तो आप एक गार्डियन बेरर से कितने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नाडा दिखाता है कि उसके पास भी डिवाइन क्रेस्ट है। काई पूछता है कि आप भी एक गार्डियन बेरर है। नाडा बताता है कि नहीं, उसके पास किसी भी गॉड की प्रोटेक्शन नहीं है। तो काई पूछता है कि ये डिवाइन क्रेस्ट कैसे। नाडा बताता है कि डिवाइन क्रेस्ट को ट्रेनिंग और गॉड स्टोन को कंज्यूम करने से हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधाई को एकदम प्रीमियम खाना मिल रहा होता है। बंदा गांधाई को बताता है कि ऐसे खाने का वो बस सपना ही देख सकते हैं। ये सुन के गांधाई इनकी और जलाने के लिए इनसे कहता है कि और भी खाना लाया जाए। यहाँ काई के फ्रेंड्स को गांधाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से इन बेचारों को अभी बहुत ही बकवास खाना मिल रहा होता है। ये लोग होप कर रहे होते हैं कि गांधाई जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी से गांव को छोड़ के जाए। इसके बाद हमें वेजिन के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ नाडा का इनके साथ डिस्कशन चल रहा होता है कि ऑगर्स का एक बड़ा ग्रुप स्पॉट हुआ है और ये ग्रुप नॉर्मल ग्रुप से अलग है। ये सुनने के बाद ओल्हा को थोड़ी चिंता हो जाती है। वो कह रहा होता है कि कहीं वो ग्रुप पूरे ह्यूमैनिटी के खिलाफ वॉर तो नहीं छिड़ रहे हैं। लेकिन नाडा बताता है कि उतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर पाए। लेकिन फिर भी वो ऑगर बड़ा थ्रेट पहुंचा सकते हैं, इसलिए नाडा उधर की तरफ जाने का सोचता है। हालांकि वेजिन को वो ये भी बताता है कि उसको उधर के रीजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो वेजिन से हेल्प मांगता है। वेजिन कहता है कि वो नाडा के साथ कुछ लोगों को भेज देगा। यह सुनने के बाद नाडा वेजिन को थैंक्स कहता है। यहाँ रात को हमें काई को अरुए के पास दिखाया जाता है। काई को भी नाडा के साथ उस ऑगर वाले मिशन पे जाना होता है, तो वो अरुए को बताता है कि वो कुछ दिन यहाँ वैली में नहीं आ पाएगा। यह सुन के अरुए थोड़ी सी नाराज सी हो जाती है, लेकिन काई उसे दिलासा देता है कि काम होते ही वो तुरंत उसके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद काई पोरिक के भी पास आता है, जहाँ पोरिक को ऑलरेडी पता होता है कि काई ऑगर के मिशन के लिए जा रहा है। पोरिक को लग रहा होता है कि वो ऑगर्स एक्चुअली काई को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने उस दिन उन ऑगर को खत्म कर दिया था। पोरिक को काई की थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन काई उसे कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, उसने ऑगर के खिलाफ लड़ने के लिए ऑलरेडी तैयारी करके रखी है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते
देखते कि वेजिन ने ओल्हा की जगह होसे को भेज दिया होता है। इस बात से होला थोड़ा सा परेशान था, लेकिन वेजिन उसे बताता है कि ओल्हा को उन गोरिल्ला को साफ करना है जिन्होंने इंस्पेक्टर पे अटैक किया था। और रही बात होसे की सेफ्टी की, तो वेजिन को काई पे पूरा भरोसा है। तब यहाँ काई के पास से एल्सा आती है जो कि उसके लिए राइस बॉल बना के लाई होती है। एल्सा काई को बताती है कि उसने इनको बनाया है। काई को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाते हैं। वो एल्सा से कहता है कि पता नहीं क्यों आज उसे अपनी मॉम की याद आ गई, जिनके बारे में उसको इतने साल तक सोचा भी नहीं। तभी मैंसो काई को चलने को कहता है। काई एल्सा को थैंक्स कह के आगे बढ़ता है। आगे लोग उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर ऑर्क और गोरिल्ला की फाइट हुई थी। यह ज्यादा गोरिल्ला मरे हुए देखने से नाड़ा समझ जाता है कि ऑगर को कोई बहुत ही पावरफुल ऑगर लीड कर रहा है। काई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऑगर किसके पीछे है। तभी होसे उसे बताती है कि कल रात उसने नाड़ा और उसके डैड के बीच की बातें सुनी, जिससे उसे पता चला है कि प्रीस्ट नाड़ा भी यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। नाड़ा इनकी बातें सुन लेता है और इनके पास आके डायरेक्ट इनको बताता है कि एक प्रोफेसी हुई थी, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड इसी रिमोट लैंड में अपियर होने वाला है। और नाड़ा ऑगर का पीछा करके उसी गॉड को और उसकी ग्रेव को ढूंढ रहा है। वो गॉड जिस किसी स्पीसीज में अपियर होगा उसके पास हद से ज्यादा पावर होगी और वो पावर कहीं डेमी ह्यूमंस के पास ना जाए, उसी को रोकने की कोशिश नाड़ा करने वाला है। नाड़ा का मिशन ये है कि उसे उस गॉड को यूनिफाइड किंगडम के पैंथियन में ऐड करना है। ये सब सुनने के बाद काई समझ जाता है कि भाई नाड़ा जिस गॉड को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि काई ही है। आगे बढ़ते हुए इन लोगों को एक छोटा सा गांव दिखता है जो कि तबाह हो चुका था। ये लोग समझ जाते हैं कि ये काम ऑगस्ट का ही है। यहाँ आने के बाद इनको पता चलता है कि इस गांव में उजेल्स प्रजाति के लोग रहते थे और ये लोग बेचारे शांति से रहने वाली स्पीसीज होती है। ह्यूमन से इनकी कोई भी दुश्मनी नहीं होती। नाड़ा अपना लैंड गॉड को ढूंढने निकल जाता है। होसे फैसला करते हैं कि शायद से यहाँ पर कोई बचा हुआ होगा तो उन्हें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैंसो काई को नाड़ा के साथ भेज दिया होता है और ये तीनों होसे के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद होसे को जमीन पर ब्लड दिखता है जो कि सामने से झोपड़ी की तरफ से आ रहा था। यहाँ काई और नाड़ा ग्रेवस्टोन के पास आगे होते हैं। नाड़ा फायर मैजिक का यूज करता है जिससे काई को बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। नाड़ा काई से कहता है कि तुम मेरे टेक्निक से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। ज्यादातर पहली बार इसे देखने के बाद सरप्राइज हो जाते हैं। शायद से तुमने इसे पहले ही कहीं पे देख लिया होगा। काई कहता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में सुना था। ये सुनकर नाड़ा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। खैर तभी काई नाड़ा को सामने का ग्रेवस्टोन दिखाता है। या ये लोग पूछ रहे होती कि क्या अंदर कोई है। तभी दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक मरा हुआ ऑगर बाहर गिरता है। यहाँ नाड़ा ग्रेवस्टोन के ऊपर की लिखावट पढ़ने के लिए एक बुक को निकालता है। वो काई को बताता है कि वो गार्डियन बिरर नहीं है, तो ग्रेवस्टोन की राइटिंग को पढ़ने के लिए उसे इस बुक का यूज करना पड़ता है। नाड़ा को पता चलता है कि इस लैंड के लैंड गॉड का नाम नाजल काजिल है। काई ग्रेवस्टोन के पीछे जाता है जहाँ उसे एक डेड लेडी दिखती है। आगे लोग लेडी को बाहर लाते हैं। होसे और बाकियों को भी यहाँ 3 डेड और की लाश मिली होती है। नाड़ा लेडी को देखते हुए बताता है कि ये इस लैंड की लीडर थी, यानी गार्डियन बिरर। ये सुनने के बाद होसे बहुत ही हैरान हो जाती है और बस इतनी सी बात नहीं होती। आगे नाड़ा इनको सब एक्सप्लेन करता है कि इस लेडी ने अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 ऑगर को खत्म कर दिया जो कि उसके लिए नामुमकिन था। ये सुनने के बाद होसे और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एक लेडी गार्डियन बिरर ने खुद से 3 ऑगर को खत्म कर दिया। नाड़ा बताते हैं कि उसके लिए ये करना नामुमकिन था क्योंकि अटैक पहले इन पे हुआ था। आवाज सुनने के बाद वो बाहर आई और वो अपने लोगों की शील्ड बनी ताकि वो लोग यहाँ से भाग पाए। मैंसो कहता है कि इसीलिए यहाँ पर इतने कम उजेल्स है। आगे सभी इन सभी को दफन कर देते हैं। मैंसो नाड़ा से पूछता है कि क्या उनको यहाँ पर वही गॉडस्टोन मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। नाड़ा नहीं कहता है। हालांकि अब उससे इतनी बात समझ आ गई होती कि ऑगर 2 हिस्से में डिवाइड हो गए हैं, जिनमें से नॉर्मल ऑगर्स यहाँ गांव के विलेज में आ गए थे और वो लीडर ऑगर ग्रुप वुड्स की तरफ निकल गया है। ये सुनने के बाद काई थोड़ा सा पैनिक हो जाता है क्योंकि वुड्स की तरफ उसकी वैली और कोरक भी है। काई तुरंत कहता है कि वो आगे जाके दिखेगा कि नाड़ा की बात सच है या नहीं। वो लोग उसकी स्पीड पे रिलाई कर सकते हैं। नाड़ा काई से कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग पर्सन हो। खैर वो काई को परमिशन दे देता है। यहाँ वुड्स में इनको खबर मिल गई होती है कि ऑगर यहाँ पर आ रहे हैं। पोरक जितना हो सके उतना वैली को डिफेंस करने का सोच लेता है। इसी सेम नाइट हमें ओल्हा और कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि गोरिल्लास को खत्म करने के लिए आए होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इनको देखने को मिलता है कि यहाँ तो बहुत सारे गोरिल्ला हैं और वो यहाँ एरिया भी बिल्ड कर रहे हैं। इतने सारे गोरिल्ला को देखने के बाद ओल्हा के साथ आए मेंबर समझ जाते हैं कि वो सभी मिलके भी इन गोरिल्लास को हरा नहीं पाएंगे और वो ओल्हा को अभी के लिए रिट्रीट करने को कहते हैं। ओल्हा तो इन पे अभी अटैक करना चाहता था पर वो भी जानता है कि अभी इन सभी को खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए वो रिट्रीट कर देता है। इसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है जो कि सभी काई के वापस आने का वेट कर रहे होते हैं, जो से कह रहे होते कि शायद से उसे भी काई के साथ जाना चाहिए था। वो अभी काई की तरफ जाने का सोच रही होती है लेकिन नाड़ा उसे काई पे विश्वास रखने को कहती है। उसे शांत हो जाती है। नाड़ा काई पे जा रहा होता है। उसे पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। नाड़ा उसे कहता है कि वो अपना यूजुअल काम करने के लिए जा रहा है जो कि है प्रेइंग। आगे हम देखते हैं कि
नाडा एक ऊंची जगह पर आ जाता है और हम देखते हैं कि नाडा एक स्पेल को कास्ट करके अपनी आंखों को दूर ले जाके काई को देखने का प्लान बनाता है। यह काई बहुत ही तेजी से वैली की तरफ निकल पड़ता है। उसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऑगर वैली की तरफ निकल चुके हैं। तभी उसे झाड़ियों से आवाज आती है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये सभी कोरेक होते हैं जो कि वैली को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। कोरेक काई से कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। काई कहता है कि तुम लोग वैली को प्रोटेक्ट करने का ट्राई क्यों कर रहे हो, ये काम तो मेरा है। केचक कहता है कि वो वैली में रहने वाले हैं तो वो उसे प्रोटेक्ट क्यों ना करे। कोरेक बताता है कि इन सभी ने अभी अपने आप को वैली गॉड को समर्पित कर दिया है तो उनको सेफ रखना इनका भी काम है। ये सुनने के बाद काई थोड़ा खुश हो जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि ऑगर वैली की तरफ जा रहे हैं। इतने सारे ऑगर को देखने के बाद पोरेक कहता है कि इनको प्लान करके इनका मुकाबला करना चाहिए, लेकिन काई कहता है कि अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है। तभी ऑगर का लीडर काई और इनको नोटिस कर लेता है। इसके बाद हमें गांधाई की तरफ दिखाया जाता है। या उसे यह सब खाना पसंद नहीं आ रहा होता। तभी एल्सा पे उसकी बुरी नजर आ जाती है और वो उससे कह रहा होता है कि यहाँ आके उसका ग्लास वाइन से फिल करे। एल्सा बेचारी पैनिक हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो खाना देने वाली लेडी आती है। इसका नाम एडोलिया है। वो यहाँ एल्सा को प्रोटेक्ट करती है और इस कमीने गाइडन को वाइन देती है। बाहर आने के बाद एल्सा एडोलिया को थैंक्स कहती है। एडोलिया उसे कहती है कि ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारा वो क्रश भले ही गया है पर वो वापस जरूर आएगा। तब यहाँ पर ओल्हा आ जाता है और इनसे पूछता है कि उसके फादर कहाँ पर है। एडोलिया बताने जा रही होती है पर ओल्सा आगे निकल जाता है। ये बंदा एडोलिया से कहता है कि वो बाद में इनसे बात करेगा क्योंकि अभी वो बिजी होने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि काई और केचक ने मिलके आसानी से कई सारे ऑगर को खत्म कर दिया होता है। काई ऑगर से कहता है कि वो उनको वैली में बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। ये देख के दूसरे ऑगर अभी डर जाते हैं। तभी इनका लीडर सामने फाइट करने के लिए आ जाता है। सामने आते ही वो अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिव कर देता है। देखने के बाद काई समझ जाते हैं कि ऑगर गार्डियन बीरर है। लेकिन तभी पोरेक कहता है कि कई ये रिगडरोस तो नहीं। काई पूछता है कि रिगडरोस क्या है। पोरेक बताता है कि ऑगर के बीच में 6 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑगर्स है जिनके पास पावरफुल लैंड गॉड की ताकत है। उनको रिगडरोस कहा जाता है। ये सब सुनने के बाद काई इन सभी को पीछे रहने को कहता है क्योंकि वो समझ गया होता है कि अभी उनके सामने कोई मामूली एनिमी नहीं है और अगर ये लोग बीच में आ जाते हैं तो इनकी जान भी जा सकती है। काई भी यहाँ पर अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट कर देता है। लीडर ऑगर काई की पावर को सूंघ रहा होता है और यहाँ पर नाडा की आंख भी आ गई होती है जिसने देख लिया है कि काई के पास डिवाइन क्रेस्ट है। नाडा को पहले से ही काई पे शक था और आखिरकार उसने ढूंढ लिया है कि वही गॉड है जिसको वो खोज रहा था। ये वाला ऑगर भी ह्यूमन की भाषा बोल रहा होता है। अच्छा तो वो मर चुका है, वैसे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे प्रेसेंडर की बात कर रहा हूँ। कुछ समय से उसके बारे में मुझे कोई भी रूमर नहीं सुनाई दिए। अच्छा हुआ मेरा साथी ऑगर ने कोरर का पीछा किया, उनकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। जैसे कि हमने सोचा था इन्होंने उन ऑगर को ही ट्रैक किया और यहाँ पर आए। तभी काई को वैली गॉड की आवाज आती है कि वो इन ऑगर को खत्म कर दे। हाँ मैं जानता हूँ। काई और ऑगर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। नाडा अपनी आंखों से इनकी फाइट को देख रहा होता है। काई लीडर ऑगर पे अटैक करता है पर वो उसे हल्के से पंच में ही दूर कर देता है। लेकिन आगे काई ऑगर के पैर को नीचे से जाके उसके पेट में अपना स्पेयर घुसा देता है पर लीडर ऑगर की बॉडी हद से ज्यादा टफ होती है। काई का स्पेयर टूट जाता है। लीडर ऑगर अटैक करता है। काई अटैक को डॉज कर देता है और जिस जगह पे स्पेयर मारा था वहाँ पर पैर से स्पेयर को लीडर ऑगर के पेट में घुसा देता है। इससे ऑगर को काफी पेन हो रहा होता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि लीडर ऑगर अपने बॉडी से स्पेयर को निकाल देता है और उसका घाव पूरी तरीके से हील हो जाता है। ये देख के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लीडर ऑगर काई को पकड़ लेता है। काई भी हैरान था कि लीडर ऑगर का घाव इतने आसानी से हील हो चुका। केचक कहता है कि लगता है ये ऑगर लीडर की गार्डियन बीरर की पावर है, लेकिन पोरेक कहता है कि नहीं, यहाँ तक गार्डियन बीरर भी इतने जल्दी हील नहीं हो सकते। लीडर ऑगर यहाँ काई को बहुत ही हल्के में ले रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि वैली गॉड ने इतने कमजोर ह्यूमन को क्यों चुना। ऑगर काई से कहता है तो मैं खत्म करने के बाद मैं इस पूरे वैली को तबाह कर दूंगा। काई को वैली में जितने भी लोग थे वो सब दिखाई देने लगते हैं। कमीने कहीं के मैं तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। काई यहाँ पर अपने फायर मैजिक को कास्ट कर देता है जिससे लीडर ऑगर का हाथ जल जाता है। नेड़ा यहाँ पर बहुत ही हैरान हो जाता है कि काई मैजिक को भी यूज कर सकता है। इन लोगों ने भी पहली बार काई को मैजिक स्पेल को कास्ट करते हुए देखा था। ये भी हैरान थे कि काई स्पेल को कास्ट कर सकता है। आगे काई ऑगर लीडर पे फायर से अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी लीडर ऑगर को कुछ होता नहीं। वो आके काई के पेट में एक किक जड़ देता है। मेरे गॉड की स्पिरिट हमेशा मेरे साथ है। नाडा हमें बताता है कि गॉड अपने वेसल को बचाने के लिए अपनी पावर को यूज करते हैं और वो गॉड जो इस दुनिया के नेचर के साथ फेमिलियर होते हैं उनको अपने गार्डियन बीरर को प्रोटेक्ट करना ये एक बहुत ही सिंपल टास्क होता है। हम देखते हैं कि ऑगर काई के फायर मैजिक से लगे इंजरी से भी हील हो जाता है। काई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे क्योंकि उसका कोई भी अटैक काम नहीं किया।
किया। यहाँ हम एल्सा को देखते हैं जिसे कि काई के लिए चिंता हो रही थी। तभी सामने से कुछ विलेजर्स कहते हैं कि उनको जल्दी से बैटल के लिए रेडी होना होगा क्योंकि मंकीज अटैक करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ काई अपने डैगर से लीडर ऑगर पे अटैक करता है पर उसका डैगर ही टूट जाता है। काई नीचे गिर जाता है। साथ ही एल्सा ने दिए हुए राइस बॉल काई के सामने गिर जाते हैं। ये सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। नाड़ा भी यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि जिस गॉड की पावर को कब से वो ढूंढ रहा है वो उसे ऐसे ही डेमी ह्यूमन के हाथ नहीं लगने दे सकता। काई सोचने लगता है कि वो क्या करे। अगर अभी वो कुछ नहीं कर पाया तो वैली गॉड और सभी खत्म हो जाएंगे। तभी उसकी नजर राइस बॉल पे आती है। काई को अपने साथ अभी तक जितने भी अजीब इवेंट्स हुए वो सभी याद आने लगते हैं। काई उठ जाता है और राइस बॉल को जमा करने लगता है। हालांकि लीडर 2 राइस बॉल को कुचल देता है। यहाँ पर काई उसी टेक्निक को एक्टिव कर देता है जिसे उसने पेड़ को काटने में यूज किया था। काई के हाथ में इनविजिबल मॉलिक्यूल कटर ब्लेड आ जाती है। लीडर ऑगर अटैक कर देता है पर काई उसके हाथ को काट डालता है और इस बार हम देखते हैं कि लीडर का हाथ रीजनरेटर नहीं हो पाता। लीडर ऑगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर से काई पे अटैक करने के लिए आ जाता है। काई अपने ब्लेड की पावर को और बढ़ा देता है और एक कहता है कि काई के हाथ में अभी वो ब्लेड है जो नेचर के लॉ को सरपास कर देती है। काई लीडर ऑगर पे स्लैश मार देता है। इससे उसका आर्मर टूट जाता है। लीडर ऑगर को भी काफी ज्यादा घाव लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ नाड़ा अपनी स्पेल को डिस्पेल कर देता है। नाड़ा को भी काई ने जो पावर यूज की थी उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। इसे बस इतना पता होता है कि काई ने जो पावर अभी यूज की थी उसके नजर में वो एक एंशिएंट डिवाइन पावर है जिसके बारे में उसने बस सुनाई है। इसके बाद हमें मैंसो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी होसे थोड़ी आगे चलती है और वो नीचे गिर जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि लेडी होसी के पैर पर एक अजीब सा ही मार्क आया हुआ है। यहाँ काई ने लीडर ऑगर के गोल्ड स्टोन को निकाल दिया होता है। वो सभी ऑगर से कहता है कि अब वो उनकी पावर को ले रहा है। काई गोल्ड स्टोन को कंज्यूम कर लेता है और उसकी पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखने के बाद ऑगर डर जाते हैं और वो यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काई भी बेहोश हो जाता है। ये सभी काई के पास चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर अजीब सी एक एनर्जी आसमान में जाने लगती है। आगे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काई को होश आ जाता है। केचक काई को बताता है कि काई के उस आर्मर वॉरियर के गोल्ड स्टोन को पीने के बाद यहाँ पर एक अचानक से तूफान आ गया था। काई ने भी बेहोश होने से पहले उसे नोटिस कर लिया था। पोरे को लग रहा होता है कि वो जो लीडर ऑगर था वो आड़ो हो रहा था और काई ने उसके गोल्ड स्टोन को कंज्यूम करके उसकी लैंड गॉड की पावर ले ली और जो तूफान आया था वो कुछ और नहीं बल्कि लैंड गॉड की चीख थी। ये सुन के काई हैरानी हो जाता है कि लैंड गॉड की पावर कुछ ऐसा भी कर सकती है। खैर काई यह इस बात से परेशान हो जाता है कि अब वो अपनी पावर को आगे कैसे यूज करे। आगे काई थोड़ा सा फ्रेश हो रहा होता है तभी वो इनसे कहता है कि वॉरियर ऑगर के खिलाफ लड़ते समय उसे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई उसे देख रहा है। पोरेक बताता है कि उसने भी फील किया था पर उसने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उससे उसको कोई भी हॉस्टिलिटी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन पोरेक को यह भी पता नहीं होता कि वो चीज क्या थी। आगे पोरेक और ये सभी वैली की तरफ निकल जाते हैं और काई को यहाँ पर भूख लग जाती है। वो एल्सा ने दिए हुए राइस बॉल को निकालता है। वो एल्सा को थैंक्स कह रहा होता है। इसी राइस बॉल की वजह से एक प्रकार से वो बचा होता है। काई राइस बॉल को खा लेता है। उसे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। आगे काई इनके पास आ जाता है। ये सभी काई को लेडी होसी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताते हैं। काई तुरंत होसी के पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि लेडी होसे अभी बहुत ही ज्यादा पेन में है। काई से पूछता है कि आखिर लेडी होसी को क्या हुआ है। मैंसो बताता है कि उसे भी कुछ पता नहीं है, वो अचानक से ही गिर गई। तभी काई का ध्यान होसी की चोट पे जाता है। वो पूछता है कि ये मार्क क्या है। तभी यहाँ पर नाड़ा आ जाता है और वो कहता है कि उसे इस मार्क के बारे में पता है। पहले नाड़ा यहाँ काई से पूछता है कि क्या उसे ऑगर के बारे में कुछ पता चला। काई बताता है कि जब तक वो ऑगर के पास गया था किसी ने ऑलरेडी उनको खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यकीनन काई यहाँ सबसे झूठ बोल रहा होता है और नाड़ा को भी ये पता था। खैर अब ये लोग ज्यादा लेडी जोसे के बारे में सोचते हैं क्योंकि उनकी तबीयत हद से ज्यादा बुरी होती ही जा रही होती है। नाड़ा कहता है कि हमें लेडी होसे को तुरंत ही विलेज में ले जाना होगा। आगे सभी लेडी होसे के साथ विलेज में लौट रहे होते हैं लेकिन विलेज के पास आते ही इनको देखने को मिलता है कि मंकीज ने विलेज पे अटैक कर दिया है। मैंसो काई को आगे जाके चेक करने को कहता है क्योंकि डायरेक्ट वॉर के बीच में लेडी होसे को ले जाना ये कुछ अच्छी बात नहीं है। काई आगे बढ़ता है। वो देखता है कि बैटल यहाँ पर अभी खत्म हो चुकी है। विलेज में बहुत ही ज्यादा तबाही हो चुकी होती है। तभी कैप्टन बेस को यहाँ काई को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो काई को बताते हैं कि मंकीज ने अचानक ही काफी ज्यादा आर्मी के साथ विलेज पे अटैक कर दिया। विलेज के चीफ और बाकी सब सोल्जर्स उनसे लड़े और उनकी वजह से विलेज के काफी सारे लोग बच गए। हालांकि विलेज बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया। ये सब देखने के बाद काई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर आगे वो उस जगह पर आता है जहाँ सभी घायल और सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया होता है। काई यहाँ पर जोर से एल्सा को आवाज देता है। एल्सा उसे रिस्पॉन्ड करती है। दोनों एक दूसरे को ठीक देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी होसे को भी यहाँ कासल में ला दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओल्हा को भी सेम प्रॉब्लम हो गई होती है। विजिन नाड़ा
को बताते हैं कि ये उन मंकीज ने किया है। इसके बाद हमें विलेज में कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि मंकीज की लोकेशन को ढूंढ रहे थे और इनको यहाँ पर पता चलता है कि मंकीज फिर से अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। आगे काई और एल्सा यहाँ पर बैठे होते हैं। काई एल्सा को बताता है कि उसने दिए हुए राइस बॉल की वजह से वो बच पाया, इसलिए वो एल्सा को थैंक्स भी कहता है। तब यहाँ बीच में टांग अड़ाते हुए मैंसो आ जाता है और वो काई से कहता है कि भाई चीफ तुझे बुला रहे हैं। यह विजन के पास आने के बाद विजन को काई से पता चलता है कि ऑगर्स अभी कोई भी खतरा नहीं है। यहाँ पर आने के बाद काई को भी पता चलता है कि ओला को भी सेम प्रॉब्लम हुई है जो जोशी को हुई है। नाडा एक्सप्लेन करता है कि उन दोनों के लैंड गॉड के ग्रेवस्टोन पे कर्स लगाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। विजन और डिटेल्स में बताता है कि उन मंकीज ने ये किया है ताकि जब वो फिर से अटैक करे तो विलेज के गार्डियन बिरर फाइट न कर पाए। विजन को सोल्जर से भी न्यूज मिल गई होती है कि मंकीज फिर से अटैक करने वाले हैं। नाडा बताता है कि ओल्हा फिर से फाइट कर सकता है, इनको बस कर्स को डिस्पेल करना पड़ेगा और उसे डिस्पेल करने के लिए नाडा काई को अपने साथ आने को कहता है। काई पूछता है कि नाडा उसे क्यों चुन रहा है। नाडा बताता है कि उसे काई की स्ट्रेंथ पे भरोसा है। आगे विजन भी काई को बताता है कि उसे ओल्हा और होसे के अबंडेंट विलेज एल्गोर एड में जाना है। आगे दोनों अपने मिशन के लिए निकल रहे होते हैं। तब ये देखते हैं कि गांडाल यहाँ अपनी मस्ती कर रहा होता है। काई हैरानी था कि भाई ऐसे हालात में ये गांडाल ऐसे मजे कैसे कर सकता है, उसे तो फाइट करने में हेल्प करनी चाहिए। नाडा कहता है कि काश ऐसा हो पाता। खैर नाडा काई से कहता है कि वो नॉर्थ गेट पर उसका वेट करेगा तो जल्दी आ जाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि काई एल्सा से मिलने आया होता है। वो एल्सा से बताता है कि उसे एक और मिशन के लिए जाना है। ये सुनने के बाद एल्सा थोड़ी सी पैनिक हो जाती है, लेकिन काई उसे कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वो इस बार बहुत ही जल्द लौट आएगा। और वापस आने के बाद वो एल्सा को एक स्पेशल जगह घुमाने ले जाने का वादा भी करता है। ये सुनने के बाद एल्सा बहुत ही खुश हो जाती है और काई से कहती है कि वो उसका वेट करेगी। आगे काई नाडा के पास आता है। नाडा के पास ये बैग देखने के बाद वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। नाडा बताती कि ये वेजिन ने उसे दिया है, कर्स को डिस्पेल करने के लिए उनको इसकी जरूरत होगी। तभी यहाँ का नजारा देखने के बाद नाडा अचानक से अपने बारे में काई को बताता है कि वो एक नोबेल फैमिली का सेकंड सन था। नाडा ने बहुत ट्रेनिंग की थी ताकि अपनी फैमिली का गॉड वो इनहेरिट कर पाए, लेकिन वो गार्डियन बिरर के तौर पर चूज नहीं हुआ। उस वजह से नाडा को लग रहा होता है कि अब वो अपने फैमिली को बिलोंग नहीं करता, इसलिए उसने अपने फैमिली को छोड़ दिया और अपनी जर्नी पे निकल पड़ा। वो रोज ट्रेनिंग करता रहा ताकि वो ऐसी लाइफ्स को बचा पाए जिनके पास लव, जॉय और थोड़ी सी सैडनेस भी हो। आगे ये लोग अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। आगे ये लोग एल्ग विलेज में आ जाते हैं जहाँ ओला के लैंड गॉड का ग्रेवस्टोन है। इन लोगों को सेंस हो जाता है कि कुछ मंकीज ओला के ग्रेवस्टोन के पास है। काई पूछता है कि वहाँ पर कितने मंकीज होंगे। तभी नाडा कहता है कि मैं अभी देखता हूँ। नाडा अपने उसी विजन वाली स्पेल का यूज करता है। इसे देखने के बाद काई को महसूस होता है कि ऑगर से फाइट करते समय उसने इस स्पेल को सेंस किया था। नाडा बताता है कि ये 100 आइज टेक्निक है, इससे नाडा कितनी भी दूर तक कुछ भी देख सकता है। नाडा ने एल्ग विलेज में देख लिया होता है। वो काई को बताता है कि वहाँ पर 5 मंकीज है। ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद काई 3 मंकीज को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। उसका डिवाइन क्रेस्ट भी एक्टिव हो गया होता है। नाडा बचे हुए 2 मंकीज को खत्म कर देता है। काई काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो भूल ही गया है कि नाडा ने उसके डिवाइन क्रेस्ट को देख लिया है। नाडा काई के सामने झुक जाता है और कहता है कि आखिरकार आपने अपने आप को मुझे रिवील कर ही दिया। मैं आपको अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पावर को यूनिफाइड किंगडम के मेंस के लिए यूज करें। काई नाडा को उठाता है और वह कहता है कि इन सब के बारे में वो बाद में सोचेंगे, अब यहाँ उन्हें ओल्हा के कर्स को हटाना है। आगे नाडा ग्रेवस्टोन पे लगे हुए ब्लड को हटाता है और वो काई को बताता है कि यूनिफाइड किंगडम के मैन को एक नए पावरफुल गॉड की जरूरत है, क्योंकि गांडल जैसे गार्डियन बिरर की वजह से यूनिफाइड किंगडम हर साल कमजोर होता जा रहा है। सेंट्रल प्लेन में गांडाई जैसे बहुत सारे गार्डियन बिरर हैं जो अपना काम दाम करने की बजाय मजे करते हैं और उनकी वजह से किंग को जो गॉड सपोर्ट करता है उसकी पावर कमजोर होती जा रही है। अगर किंगडम पहले की तरह स्ट्रॉन्ग होता तो डेमी ह्यूमंस के अटैक की न्यूज मिलते ही वहाँ किंगडम से आर्मी पहुंच जाती और कई सारे लोग जिनको विलेज को छोड़ के जाना पड़ा वो शांति से वहाँ पर रह पाते। अगर अभी भी कुछ भी न किया जाए तो ऐसी हालत रहेगी, इसलिए उनको एक नए गॉड को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, भले ही इसके लिए किंगडम के वारिस को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। यह सब सुनने के बाद काई बहुत ही हैरान हो जाता है। उसे पता नहीं था कि किंगडम में इतने बुरे हाल हैं। आगे नाडा एक स्पेल को कास्ट करके ग्रेवस्टोन के ऊपर ब्लड डालता है। काई पूछता है कि ये किसका ब्लड है। नाडा बताता है कि एल्ग विलेज का लैंड गॉड लैग विलेज को सर्व करता है। ये लैग विलेज के गार्डियन बिरर यानी वेजिन का ब्लड है। ग्रेवस्टोन ब्लड को सोख लेता है। नाडा बताता है कि डिस्पेल रिचुअल कंप्लीट हो चुका है। आगे नाडा काई को बताता है कि जितनी उसने रिसर्च की है उससे उसे पता चला है कि मंकीज का ऐसे अचानक हमला करने का कारण ये है कि मंकीज अपने नेशन में एक बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से मंकीज की जान जा रही है। उनका अपने लैंड में ही जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है और वो इसलिए अपने से कमजोर लैंड पे हमला करके उनको हत्याने की कोशिश कर रहे हैं। सेम कहानी ऑगर की भी है, जिनके वॉरियर
फिर ऑगर को काई ने खत्म किया था। नॉर्थ से किसी बीइंग ने ऑगर को थ्रेट किया है। उनको रोकने के लिए ऑगर को एक नए गॉड की पावर चाहिए थी। ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया में कई सारे चेंजेस होने वाले हैं और इससे किंगडम के मेन भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। नाड़ा यहाँ पर बहुत ही सीरियस होकर काई से पूछता है कि क्या अब तुम समझे मिलियन स्लाइम्स को बचाने के लिए क्या तुम अपने गॉड की ताकत को किंगडम के लिए यूज करोगे? तभी काई का डिवाइन क्रेस्ट एक्टिव हो जाता है और वैली गॉड काई से कहता है कि नाड़ा को खत्म कर दो। काई तुरंत नाड़ा से दूर हो जाता है। उसके लिए ये सब कुछ ज्यादा ही है, उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। नाड़ा भी समझ जाता है। वो कहता है कि ठीक है चलो अब हम एडा विलेज में चलते हैं ताकि होसे का भी कर्ज हटाया जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलाहा का कर्ज हट रहा होता है। वेजिन को भी ये बात बताई जाती है, हालांकि अभी भी वो बेहोश होता है। यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने एडा विलेज के मंकीज को भी खत्म कर दिया होता है। नाड़ा वेजिन के ब्लड को डाल के इधर के भी कर्ज को हटा देता है। काई बाहर आ जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। किंगडम के मेंस को बचाया जाए तो इससे काफी सारे विलेज बच जाएंगे। उसे लग रहा होता है कि ये डिसीजन तो अच्छा ही है, लेकिन वो इस बात से भी परेशान था कि आखिर वैली गॉड गुस्सा क्यों हुए थे। नाड़ा भी बाहर आता है। वो काई से पूछता है कि क्या उसने सोच लिया। काई अभी भी श्योर नहीं था। नाड़ा कहता है कि अगर काई किंगडम की हेल्प करेगा तो उसे किंग के गॉड का भी फेवर मिलेगा और काई और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर इससे वो लैग विलेज में जिसको भी प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये सुनते ही काई को एल्सा की याद आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि होसे भी अभी ठीक हो गई होती है। तभी काई को यहाँ पे बर्ड की चिल्लाने की आवाज आती है। काई कहता है कि विलेज के अलावा भी कोई है जिनको उसे प्रोटेक्ट करना है। नाड़ा समझ जाता है कि काई कोरोर की बात कर रहा है। नाड़ा के काई से पूछने पर उसे ये भी पता चलता है कि कोरोर ने ऑलरेडी अपने आप को वैली गॉड को समर्पित कर दिया है। लेकिन यहाँ नाड़ा काई से कहता है कि उनको छोड़ दो। ये सुनने के बाद काई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नाड़ा और किंगडम की नजर में कोरोर की कोई भी वैल्यू नहीं है। उनके लिए वो एक घटिया स्पीसीज है। पर काई इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। नाड़ा फिर से काई से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो अपनी पावर को सिर्फ किंगडम के लिए ही यूज करे, लेकिन काई इसके लिए सख्त मना कर देता है। वो कहता है कि एक गार्डियन बीरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लैंड गॉड और उसके लैंड में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करे। नाड़ा यहाँ पर पहले एक्टिंग करता है कि उसे काई की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो किंगडम को समझाने का ट्राई करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नाड़ा एक वेपन को निकालता है और काई की पीठ में घुसा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ गार्डियन बीरर मंकीज ने यह देख लिया होता है कि ग्रेवस्टेन पे नजर रखने वाले उनके किंग्स को किसी ने खत्म कर दिया है। इससे इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाड़ा ने काई पे जिस वेपन से अटैक किया है वो सीधा गार्डियन बीरर के डिफेंस को चीर देता है और टेम्परेरी उसकी सारी स्ट्रेंथ को ले लेता है। इसका मतलब यह है कि काई यहाँ पर अभी पावरलेस है। नाड़ा का ऐसा करने का कारण बस यही होता है कि काई ने उसकी बात नहीं मानी और वो उन कोरो को ही प्रोटेक्ट करने पे तुला हुआ है। काई यहाँ पर अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिव करता है, लेकिन उसके बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलता है और डिवाइन क्रेस्ट बंद हो जाता है। नाड़ा काई से कहता है कि काई के पास जो पावर है वो उसे चाहे कितनी भी ट्रेनिंग करने के बाद भी नहीं मिलेगी। खैर नाड़ा यहाँ पर अभी काई के गोल्ड स्टोन को निकालने का सोच रहा होता है। नाड़ा काई पे अटैक कर देता है, लेकिन काई डॉज कर लेता है और नाड़ा को ही एक किक मार के उससे दूर हो जाता है। तभी काई के बॉडी से ब्लू ऑरा निकलने लगता है। इसके बाद हमें लैग विलेज में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग होने वाले बैटल की तैयारी कर रहे होते हैं। वेजन यहाँ पर सबका हौसला बढ़ा रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी पूरी जान लगा के हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें घायल लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्सा की मॉम भी घायल होती है। वैसे उनको इतना कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ होता। यहाँ काई की तरफ हम देखते हैं जहाँ नाड़ा अभी भी काई को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी लाइफ से सारा ह्यूमन काइंड बच जाएगा, लेकिन काई अभी भी हार नहीं मानता। वो उसे बताता है कि वो कोरो को प्रोटेक्ट करेगा ही। ये सुनने के बाद नाड़ा को थोड़ा और गुस्सा आ जाता है और वो काई को फिनिश करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पर गार्डियन बीरर्स मंकी इन पे अटैक कर देते हैं। या विलेज में अभी हम देखते हैं कि बैटल शुरू हो गई होती है, जहाँ मंकीज पत्थर से अटैक कर रहे होते हैं। एक पत्थर यहाँ कैप्टन के पास आ रहा होता है, तभी वेजिन आके उसको बचा लेते हैं और सबको जंग लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन मंकीज का लीडर भी इनको कुछ ऑर्डर देता है। ये लोग फायर स्टोन से अटैक करते हैं। यहाँ नाड़ा मंकी से बचकर भाग रहा होता है। काई के ऊपर भी मंकी अटैक कर दिया था, वो बड़ी मुश्किल से उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है। आगे तीनों मंकीज नाड़ा और काई को घेर लेते हैं। इनमें से एक मंकी पूछता है कि क्या तुमने हमारे कर्स को डिस्पेल किया? ये सभी मंकीज अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखने के बाद नाड़ा समझ जाता है कि इनसे फाइट करना आसान नहीं है। यहाँ काई को भी इस बात से गुस्सा आ जाता है कि यही वो मंकीज है जिन्होंने लेडी होसे और ओलाहा पे कर्स लगाया था। काई उड़ जाता है और वो अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख के एक मंकी डर जाता है। हालांकि दूसरा मंकी सीधा काई पे अटैक कर देता है। काई इनके अटैक को डॉज कर रहा होता है। मंकीज काई को दूसरी साइड फेंक देते हैं और वो तुरंत अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन काई अपने इनविजिबल ब्लेड से एक मंकी को स्लैश मार देता है। लेकिन यहाँ नाड़ा के वेपन की वजह से काई का घाव हील नहीं हो रहा होता। उसकी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ नहीं पा रहा था। मंकी को भी कुछ समझने आया था कि काई ने
उस पे कौन से ट्रिक से वार किया है। खैर वो कहता है कि वो काई को दर्दनाक मौत देगा। नाड़ा है कहता है कि मुझे मिली हुई पावर को मैं ऐसे ही डेमी ह्यूमन के हाथों नहीं लगने दूंगा। मंकी नाड़ा पे अटैक कर देता है। नाड़ा अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट करता है, हालांकि मंकी उस पे अटैक करता ही रहता है और नाड़ा यहाँ पर दूर पटक जाता है। मंकी यहाँ नाड़ा को खत्म करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी काई बीच में आके नाड़ा को बचा लेता है। ये देखने के बाद नाड़ा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी दूसरा मंकी काई पे अटैक करने के लिए आ जाता है। नाड़ा तुरंत आके काई को पीछे करता है और अपने फायर मैजिक का यूज करके मंकीज पे एक्सप्लोजन कर देता है। ये दोनों एक दूसरे रूम में आ गए होते हैं। नाड़ा काई से पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई, जबकि उसने तो काई को जान से मारने की कोशिश की। काई कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे बॉडी ने ऑटोमेटिकली ही रिएक्ट किया। नाड़ा कहता है कि अब मैं समझ गया कि गॉड ने तुम्हें अपनी पावर दी। नाड़ा की बात को काई कुछ समझ नहीं पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि मंकीज इनको ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाड़ा अभी फिर से अच्छा हो गया होता है। वो काई से कहता है कि अगर उनको उन 3 गार्डियन बीरर को हराना है तो साथ मिलकर ये करना पड़ेगा। काई भी इस बात से सहमत हो जाता है। या मंकीज ने सुन के काई और नाड़ा को ढूंढ लिया होता है। इन लोगों ने सर्वाइव करने के लिए एक प्लान बना दिया होता है, लेकिन काई नाड़ा से कहता है कि अगर मैं बच गया तो शायद से मैं तुम्हें बाद में खत्म करने का ट्राई कर सकता हूँ। नाड़ा कहता है कि वो होगा तब देखा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मरूंगा, तब तक तो नहीं जब तक मैं तुम्हारे अंदर की फुल पावर को नहीं देख लेता। एक ट्रूथ सीकर होने के नाते मुझे तो ये देखना ही होगा। मंकीज यहाँ इनके पास आ गए होते हैं। काई अचानक से बाहर आता है और सामने की तरफ वो भागने लगता है। सारे मंकीज काई का पीछा करने लगते हैं। तभी भागते हुए मंकीज साइड में चले जाते हैं। काई यहाँ पर रुक जाता है। मंकीज काई पे अचानक से हमला करके उसे खत्म करने का सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते कि नाड़ा अपने 100 आइज को एक्टिवेट करता है। मंकी काई पे अटैक कर देता है। नाड़ा उसे बताता है कि मंकी उसके पीछे से आ रहा है। काई तुरंत मंकी पे अटैक कर देता है, लेकिन वो फिर से छुप जाता है। नाड़ा बताता है कि लेफ्ट साइड से अटैक होने वाला है। मंकी यहाँ बड़े चौड़ में अटैक करने के लिए आता है, लेकिन काई अपने इनविजिबल ब्लेड से उसके सर को काट डालता है। तभी नाड़ा तुरंत काई को बताता है कि उसके ऊपर से अटैक होने वाला है। काई इनविजिबल ब्लेड से इस मंकी को भी बीच में से फाड़ देता है। नाड़ा काई की पावर को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी नाड़ा के पीछे से एक मंकी उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है। नाड़ा अपने स्टाफ से उस पे वार करता है, लेकिन कुछ होता नहीं और मंकी नाड़ा को स्टैब कर देता है। तभी काई आके इस मंकी को भी खत्म कर देता है, लेकिन नाड़ा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। इसके बाद हमें कासल में दिखाया जाता है, जहाँ ओल्हा उठ गया होता है और उसे पता लग जाता है कि बाहर मंकीज ने अटैक कर दिया है। वो तुरंत ही बैटल में जा रहा होता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी ओल्हा अपनी असिस्टेंट से कहता है कि उसके क्लॉथ और स्वॉर्ड को लाया जाए। काई यहाँ पर नाड़ा को मंकीज का गॉड स्टोन दे रहा होता है, लेकिन नाड़ा कहता है कि अब इनसे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि मंकीज ने उसके गॉड स्टोन पे वार कर दिया है। नाड़ा के यहाँ बचने का अभी कोई भी चांस नहीं होता। काई नाड़ा को हील करने लगता है। ये देखने के बाद नाड़ा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या ये हीलिंग मिरेकल है, क्या ये भी तुम्हारी गॉड ने तुम्हें दिया है? लेकिन ये हीलिंग मिरेकल बहुत ही ज्यादा अजीब है। काई तुम ह्यूमन रेस के बियॉन्ड के हो, मैं इस पावर लेवल तक कभी भी पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि जिन पावर्स को मैं देखना चाहता था उनको मैं कम से कम देख तो पाया। हम देखते हैं कि काई का हीलिंग मैजिक भी नाड़ा को हील नहीं कर पा रहा होता। नाड़ा काई से कहता है, काई आगे जाके तुम कहीं पे भी जाओ तुम यकीनन उसे ढूंढ ही लोगे। इतना कहने के बाद नाड़ा की डेथ हो जाती है। यहाँ विलेज में होशी को भी होश आ जाता है। बाहर की आवाज सुन के उसे पता चलता है कि बाहर बैटल चल रहा है, लेकिन तभी होशी के असिस्टेंट उसे बताते हैं कि उसके डैड यानी चीफ ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है, अगर होशी पे कोई भी खतरा आता है तो वो लैग विलेज से भाग जाए। ये सुन के होशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोच लेती है कि वो भी बैटल में फाइट करेगी। आगे रूम से बाहर आने के बाद होशी देखती है कि यहाँ पर कई सारे वुमेन, चिल्ड्रेन और इंजर्ड लोगों को इवैक्यूएट किया हुआ है। होशी इन सभी से कहती है कि वो रूम का यूज कर सकते हैं और जो भी जरूरत की चीजें है वो उनको भी यूज कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे होशी कहती है कि मैं भी उन्हें डेमी ह्यूमंस का सामना करने वाली हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बंदे गांडाल का हाल देखने के लिए आए थे, लेकिन उनको देखने को मिलता है कि गांडाल यहाँ से निकल चुका है। हम देखते हैं कि गांडाल यहाँ विलेज से निकलने का सोच रहा होता है। तब यहाँ पास हम देखते हैं कि एल्सा इन सभी के लिए खाना लेके आई होती है। खाने को देखने के बाद इन सभी को बहुत ही जोश आ जाता है। नीचे आते समय एल्सा देखती है कि गांडाल कुछ कर रहा है। इन लोगों को लग रहा होता है कि क्या वो बैटल में ज्वाइन हो रहा है, लेकिन तभी गांडाल चिल्ला के अपने बंदे को दरवाजा ओपन करने को कहता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। बंदा कहता है कि वो अकेले दरवाजे को ओपन नहीं कर सकता। तभी गांडाल खुद से ही दरवाजे को ओपन करने लगता है। कैप्टन आके गांडाल को दरवाजा ओपन करने से रोक रहे होते हैं, क्योंकि दरवाजा ओपन हुआ तो मंकीज अंदर आ जाएंगे। लेकिन भाई हम देखते कि गांडाल कैप्टन को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद सभी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन गांडाल यहाँ एल्सा को होस्टेज बना लेता है। तभी गांडाल का दूसरा बंदा कैरेज को लेके आता है। गांडाल रस्सी को कट कर देता है, दरवाजा ओपन हो जाता है। विजन यहाँ पर
परेशान हो जाता है कि मेन गेट कैसे ओपन हो गया। सोल्जर बताता है कि उस कमीने इंस्पेक्टर ने ये किया है। गांडल यहाँ एल्सा को भी अपने साथ ले जा रहा होता है। सभी दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मंकीज अंदर आ चुके थे। मैंस यहाँ पर देख लिया होता है कि गांडल ने उसके विलेज के एक लड़की को अपने साथ ले गया है। कैप्टन यहाँ इनके पास आते हैं और इन दोनों को बैटल में ज्वाइन होने को कहते हैं, क्योंकि गेट ओपन हो चुका है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए इनको आना होगा। मंकीज अंदर आ गए होते हैं तो नॉर्मल सोल्जर्स अभी थोड़ा डर रहे होते हैं। एक्चुअली ये सिविलियंस ही थे, वो बेचारे जैसे तैसे फाइट कर रहे होते हैं। एक मंकी इन पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वेजिन आता है और इनको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर आते ही वेजिन 3 मंकीज को खत्म कर देता है। हालांकि और मंकीज आ ही रहे होते हैं। वेजिन अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट करता है। ये देखने के बाद मंकी थोड़ी से डर जाते हैं। आगे हमें काई को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से विलेज की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसे भी पता है कि विलेज के अभी की फोर्स सभी मंकीज का सामना नहीं कर पाएगी। यह गांडल बहुत ही खुश हो रहा होता है कि वो विलेज से भाग निकला। उसे कोई परवाह नहीं होती कि विलेज बचे या डिस्ट्रॉय हो जाए। वो यहाँ एल्सा के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा गांडल को एक किक जड़ देती है। यहाँ विलेज में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनका काम बैटल की प्रिपरेशन करना था। इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है कि मेन गेट ओपन हो चुका है और मंकीज विलेज के अंदर आ गए हैं और वेजिन अभी उनका सामना कर रहे हैं। यह सुनने के बाद कैप्टन थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मंकीज एक्चुअली में वेजिन की गॉडशन लेने के पीछे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिन मंकीज का सामना कर रहा था, लेकिन वो आते ही जा रहे थे। तब ये लोग यहाँ अपने चेहरे पर डिवाइन क्रेस्ट पेंट करके आ जाते हैं ताकि मंकीज डर जाए, और इनका ये प्लान काम भी कर जाता है। इतने सारे गार्डियन बीरर्स को देखने के बाद वो डर गए होते हैं। ये लोग भी मंकीज को खत्म करने लगते हैं। कैप्टन यहाँ कुछ बंदों को गेट बंद करने का ऑर्डर देता है। ये लोग तुरंत से गेट को बंद करने लगते हैं, लेकिन मंकीज अब पास आ गए होते हैं। वो गेट पे पत्थर फेंक रहे होते हैं और दरवाजा ओपन हो ही रहा होता है। ये लोग फिर से कोशिश में लग जाते हैं कि दरवाजा ओपन ना हो। हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे मंकीज आ गए होते हैं। ये बात वेजिन और इनको भी पता चल गई थी। कैप्टन वेजिन को यहाँ से भाग जाने को कहता है। ये सुनने के बाद वेजिन को गुस्सा आ जाता है। हालांकि कैप्टन वेजिन को समझाते हैं कि ये लैंड गॉड और वेजिन सेम ही है। जब तक वेजिन सेफ रहेगा विलेज को फिर से बिल्ड किया जा सकता है। ये सभी भी कह रहे होते हैं कि वो मंकीज को संभाल लेंगे। तभी बाहर हम देखते हैं कि काई यहाँ पर आ गया होता है। वो देखता है कि मेन गेट के सामने बहुत सारे मंकीज हैं। काई इन पे अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिन ने एक फैसला कर दिया होता है। वो कैप्टन से कहता है कि सभी सिविलियंस को लेके यहाँ से वो भाग जाए और वो अकेला मंकीज का सामना करेगा। तभी हम देखते हैं कि मंकीज गेट को तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। वेजिन 2 मंकीज को खत्म कर देता है। तभी आगे वेजिन का सामना एक डिवाइन क्रेस्ट वाले मंकीज से होता है, जो कि वेजिन पे भारी पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि ओलाहा भी यहाँ पर आ जाता है। उसकी कंडीशन अभी फुल्ली रिकवर तो नहीं होती, पर वो फिर भी बैटल के लिए आ ही गया होता है। वो अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी हमें होसी को भी दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि अभी भी वो फुल्ली रिकवर नहीं हुई है, तो क्या वो बैटल कर पाएगी। तभी होसी को यहाँ पर उसी उजेल के गार्डियन बीरर का स्पेयर दिखता है। होसी को याद आता है कि उस लेडी गार्डियन बीरर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। होसी भी अब फाइट करने का सोच लेती है। यहाँ ओल्हा आते ही एक मंकी को खत्म कर देता है। सभी खुश हो गए होते हैं कि ओल्हा ठीक हो गया है और वो अभी फाइट कर सकता है। अब इन लोगों को लग रहा होता है कि शायद से वो इस जंग को जीत सकते हैं, लेकिन तभी वेजिन इनको बताते हैं कि ऐसा नहीं है। ओल्हा अभी भी रिकवर हो रहा है। वेजिन का ध्यान हट गया था। मंकी उस पे अटैक कर देता है। हालांकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ओल्हा यहाँ मंकी पे अटैक करता है, लेकिन कुछ होता नहीं। उसकी स्वॉर्ड भी दूर गिर जाती है। मंकी ओल्हा पे अटैक करने के लिए आ जाता है। वेजिन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि होसे ओल्हा को बचा लेती है। वो अपनी पूरी जान लगा के मंकी को दूर कर देती है। ये देखने के बाद ओल्हा और वेजिन दोनों ही बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मंकी भी यहाँ पर हैरान था कि विलेज में एक लेडी गार्डियन बीरर है। होसे तेजी से अटैक करने के लिए जाती है। मंकी उस पर अटैक करता है, पर होसे बहुत ही तेजी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और इस मंकी के सर को काट देती है। सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि लेडी होसे ऐसा कर पा रही है। यहाँ पर होसे खुद भी हैरान थी कि वो ये कर पाई। यहाँ पर वेजिन भी इस मंकी को खत्म कर देता है और ये बाकी सभी मंकीज को खत्म कर रहे होते हैं। एक एक करके ये सभी अंदर आए हुए मंकीज को खत्म कर देते हैं। उसे मुझे माफ कर देना, एक ह्यूमन समझ के मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी फाइटर बनोगी। एक और फीमेल गार्डियन बीरर आने से तुम्हें कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली। हमारे बहुत सारे किने विलेज के बाहर इकट्ठा हुए हैं। ये कहने के बाद ये मंकी मर जाता है, लेकिन वेजिन यहाँ पर देखता है कि बाहर आने वाले मंकीज उल्टी दिशा में जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वेजिन पास आके देखता है और उसे देखने मिलता है कि काई यहाँ पर
आ चुका है और वो इन मंकीज की कुटाई कर रहा है। काई को देख के वेजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। काई तुम आ गए, हाँ ये लो इसका यूज करो। हाँ सर माफ कर देना, या मेरे रहते तुम में से कोई भी विलेज के अंदर कदम भी नहीं रख पाएगा। काई यहाँ पर सभी मंकीज की कुटाई करने लगता है। यहाँ लीडर के पास का एक मंकी कह रहा होता है कि आखिर वो कौन है, वो हमारे किन को खत्म करता जा रहा है। अरे वो तो यहाँ पर काई के दोस्त भी हैरान थे कि भाई काई इतना पावरफुल कैसे हो गया है। वेजिन कैप्टन फ्लिन से कहता है, फ्लिन लग रहा है कि जिस स्ट्रेंथ की विलेज में कमी थी वो जा गई है। काई यहाँ पर सभी मंकीज को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद लीडर और बाकी के ये दो मंकीज यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ सभी अपने फेक डिवाइन क्रेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं। काई भी इनमें शामिल हो जाता है और वो कहता है कि मेरा पेंट निकल गया ना। और उसे कहती है कि तुमने भी पेंट किया था। हाँ इससे उनको बेवकूफ बनाना आसान हो गया था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी ट्रिक्स का यूज करने की जरूरत है, तुम वैसे भी बहुत अच्छे फाइट कर सकते हो। तभी काई के पीछे वेजिन आ जाता है और वो नाडा के बारे में उससे पूछता है। काई बताता है कि एडा विलेज में 3 गार्डियन बिरर मंकी से लड़ते हुए नाडा मारे गए। ये सुनने के बाद वेजिन थोड़ा हैरान हो जाता है। खैर तभी यहाँ एडलिया आती है जो कि काई से कहती है कि एल्सा की छोटी बहन लिलिसा उसे कुछ कहना चाहती है। लिलिसा काई से कहती है, मेरी बड़ी बहन वापस नहीं आई क्या? पर एल्सा वो तो ऑलरेडी इवैक्यूएट हो गई थी, फूड डिलीवरी करने के बाद वो वापस नहीं आई। अरे हाँ मैंने देखा था, जब इंस्पेक्टर भाग रहा था तो उसके कैरेज में एक लड़की थी। ये सुनते ही काई तुरंत एल्सा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो इन सभी से कहता है कि वो एल्सा को वापस लेके आएगा। यहाँ हम देखते कि ये लोग लैग विलेज से काफी दूर आगे होते हैं। हालांकि कैपिटल में जाने के लिए अभी भी इनको लंबा सफर तय करना था। गांदलिया फिर से एल्सा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे सेंस होता है कि कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है जो कि मंकी से भी बहुत पावरफुल है। गांदल अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिव कर देता है। हम देखते हैं कि काई अपनी गॉड पावर का यूज करके बहुत तेजी से यहाँ पर आ भी गया होता है। काई को देखने के बाद एल्सा बहुत ही खुश हो जाती है। गांदल यहाँ तीर से काई पे शूट करने जा रहा होता है, पर एल्सा गांदल को धक्का मारती है। गुस्से में गांदल यहाँ एल्सा को खत्म करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन अचानक से कैरेज के हॉर्स डरने लगते हैं। वो अपना संतुलन खो देते हैं और हम देखते हैं कि पत्थर से टकराने की वजह से कैरेज गिर जाता है। हॉर्स भी भाग जाते हैं और ड्राइवर भी उनके पीछे ही निकल जाता है। या गांदल के 2 बंदे में से एक बंदा खत्म हो जाता है। काई या एल्सा के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि एल्सा को डैगर स्टैब हो चुका है। काई एल्सा को बाहर निकालता है और उसे हील करने लगता है, लेकिन सेल्स रीजनरेशन वर्क नहीं करता। काई को लग रहा होता है कि शायद से एल्सा को बहुत ही ज्यादा घाव लग गया है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा। काई को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। गांदल अपनी पावर का यूज करके खुद को ठीक कर लेता है। काई इसके पास आता है। वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि गांदल की वजह से एल्सा की ये हालत हो गई है, लेकिन गांदल यह कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारी पावर की वजह से हॉर्स डर गए और अपना संतुलन बिगाड़ दिया और गलती से डैगर उसको लग गया। हाँ तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने खुद नहीं देखा कि हॉर्स भी भाग गए? हाँ क्या ये मेरी वजह से? तुम्हें अपनी औकात से ज्यादा पावर मिली है और इसके वजह से अब तुम्हारी वजह से वो मारी जाएगी। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे लैग विलेज में 3 ही गार्डियन बिरर होने चाहिए थे। सुनो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन एक इंस्पेक्टर के मैटर में घुस के तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं किंग को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने कही कि तू अभी भी उसी बात पे अड़ा है। हाँ काई गांदल की गर्दन को पकड़ लेता है। गांदल काई से कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे बेकार व्यक्ति के पास ऐसी गॉड की पावर नहीं होनी चाहिए, ऐसी पावर सिर्फ नोबल के पास ही होनी चाहिए। काई जरा से भी गांदल की बातों पे ध्यान नहीं देता। वो उसके गॉड स्टोन को बाहर निकाल देता है और गांदल को यहाँ पर खत्म कर देता है। आगे काई सोचता है कि क्यों ना वो एल्सा को गॉड स्टोन पिला दे, शायद से इससे वो ठीक हो जाए। काई एल्सा के पास आता है और उसे गॉड स्टोन पीने को कहता है। एल्सा गॉड स्टोन को पीती है, उसकी बॉडी में से स्मोक निकलता है, लेकिन अगले ही पल एल्सा को एक बड़ा सा पेन हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। काई तुरंत उसे पोरिक के पास ले जाने का सोच लेता है क्योंकि उसे भी कुछ पता नहीं था कि ये सब क्या हुआ है। उसे बस अभी पोरिक पर ही भरोसा था। काई यहाँ पर वुड्स में आ जाता है। हम देखते हैं कि मंकीज यहाँ काई का पीछा कर रहे होते हैं। काई यहाँ पोरिक के पास आ जाता है और पोरिक को सब बता देता है कि उसने एल्सा को गोल्ड स्टोन पिला दिया है। मेरे लॉर्ड आपने जो किया वो सही चॉइस नहीं थी। क्यों नहीं? मैंने गोल्ड स्टोन को पिलाया ताकि उसकी इंजरी से हील हो पाए। मेंबर्स का सेम रेस से होना ये प्रॉब्लम है। बिना कोई तैयारी के साथ दूसरे ह्यूमन का गोल्ड स्टोन कंज्यूम करना, इससे पॉइजन हो जाता है। बुरे से बुरे हालात में ये मारी जा सकती है। हाँ, क्या इसे ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है? एक रास्ता है पर मुझे पता नहीं है कि हमारे पास इनफ टाइम है। प्लीज चाहे जो हो वो कीजिए। ठीक है तो हम अभी से शुरू कर देते हैं। काई बाहर आ जाता है। पोरिक अंदर एल्सा का इलाज करने लगता है, लेकिन तभी मंकीज यहाँ आ जाते हैं। काई इनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ तक भी फॉलो कर लिया। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि मंकीज काई के सामने झुक जाते हैं। एक मंकी बताता है कि काई के चेहरे पे जो डिवाइन क्रेस्ट है वो गॉड कनाई का है, जिसको ये वर्शिप करते हैं, यानी काई अभी इनका लॉर्ड है। काई को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये क्या सीन है भाई। यहाँ अंदर हम देखते कि इन्होंने एल्सा को एंटीडोट वगैरह दे दिया होता है। इनसे जितना हो सकता है उन्होंने वो सब
कर दिया है। पूरे को यकीन हो जाता है कि एल्सा शायद से बची जाएगी। इसकी रिपोर्ट देने के लिए वो यहाँ काई के पास आ जाता है। यहाँ का नजारा देखने के बाद वो भी हैरान हो जाता है। वो काई से पूछता है कि लॉर्ड ये सब क्या हो रहा है। काई बताता है कि उसे भी कुछ पता नहीं है। तभी इन मंकीज में से जिसका नाम टोरुद है वो बताता है कि काई उनका वर्शिप किया जाने वाला गॉड कनाए है। ये यहाँ पर काई से हेल्प मांगने के लिए आए होते हैं। मंकीज का लैंड जिसे हेजू नाम से जाना जाता है वो डियाबो नाम के एक इविल गॉड की वजह से करप्ट हो चुका है। इनके पास खाने पीने तक की भी कोई चीजें नहीं बची है। डियाबो नाम सुनते ही वैली गॉड काई को कहता है कि डियाबो को खत्म कर दो। हालांकि काई मंकीज से हद से ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने लैग विलेज पे अटैक किया था और एक प्रकार से देखा जाए तो इन मंकीज की वजह से ही एल्सा अब उस हालत में है। काई इनसे कहता है कि वो इनकी हेल्प नहीं करने वाला। टोरुड काई से भीख मांगने लगता है कि प्लीज वो इनकी हेल्प कर दे, लेकिन काई मना ही कर रहा होता है। वो कहता है तुम लोगों की वजह से विलेज में कितने सारे लोग मारे गए, तुमने भी तो हमारे कितने सारे साथियों को मार दिया। मास्टर टोरुड ये दर्द सही के या झुक के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और तुम उनको रिफ्यूज कर रहे हो। अगर तुम हमारे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करते हो तो हम फिर से ह्यूमन विलेज पे अटैक करेंगे। हाँ क्या कहा तुमने? ऐसा करने की भी सोची तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मेरे लॉर्ड प्लीज माफ कर दीजिए। बेवकूफ ग्रेट लॉर्ड से माफी मांग। ऐसा नहीं है कि हमें ह्यूमंस को मारने में मजा आता है। हमने तुम्हारे विलेज में अटैक किया क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमारे हेजू लैंड करप्ट हो चुका है, वहाँ खाने पीने की कोई भी चीज नहीं है। हमें एक न्यू लैंड चाहिए। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब दफा हो जाओ यहाँ से। ग्रेट लॉर्ड यहाँ पर एल्सा के पास आता है। पोरिका के बताता है कि उन्होंने उसे ट्रीट कर दिया है। बाकी सब अब एल्सा की स्ट्रेंथ पे निर्भर करेगा कि वो ठीक हो पाएगी या नहीं। पोरिक काई से पूछता है कि क्या वो मंकीज की हेल्प करेगा, पर वो साफ साफ मना कर देता है। हालांकि पोरिक काई को समझाता है कि कोरोर ने मंकीज की बुरी हालत होते हुए देखा है जो एंशिएंट लॉ में दर्शाया गया था। काई ऐसे ही इसे इग्नोर नहीं कर सकता। कोरोर के लैंग्वेज में वैली गॉड एब्रिटेशन गॉड है। मंकीज की लैंग्वेज में वही सेम गॉड को वो कनाए के बुलाते हैं, यानी कोरोर और मंकीज का वर्शिप गॉड सेम ही है। जब भी इस दुनिया का बैलेंस बिगड़ता है वैली गॉड उसे ठीक करता है। यह सब सुनने के बाद काई हैरानी हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अभी उस पे सौंपी गई है। पोरिक भी कहता है कि एक प्रकार से काई ने जो कहा है वो सही है। क्या सच में आप चाहते हैं कि ये मैं करूं? आपको वैली गॉड की प्रोटेक्शन मिली है और वैली गॉड सारे लैंड गॉड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस पावर का दुनिया को हेल्प करने के लिए ही यूज करना है। यही आर्बिट्रेशन गॉड की डेस्टिनी है। काई बाहर आ जाता है। वो देखता है कि मंकीज अभी भी यही पर है। काई इनसे बात किए बिना यह वैली में आ जाता है जहाँ उसे पोरिक ने बताए हुए बातें याद आ रही होती है। काई को वैली गॉड की पावर का यूज करके दुनिया को प्रोटेक्ट करना है। काई इससे काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो ऐसा कुछ कर पाएगा। वो वैली गॉड पे चिल्ला रहा होता है कि क्यों उसने अपनी पावर को काई को दी। काई गुस्से में आंख स्टोन के पास के फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। हालांकि तभी यहाँ पर आरुए आ जाती है और वो काई को ऐसा करने से रोकती है। काई का गुस्से वाला चेहरा देखने के बाद आरुए भी डर जाती है। वो काई से कहती है कि वो तो बेचारे फ्लावर्स हैं। काई जरा शांत हो जाता है और वो उसे कुछ कहे बिना यहाँ से निकल जाता है। आरुए यहाँ पर परेशान हो जाती है कि काई को क्या हो गया है। काई यहाँ इनके पास वापस आ जाता है। वो पोरिक से कहता है कि अभी के लिए वो विलेज में वापस जा रहा है। काफी समय हो चुका है, सभी वहाँ उसका वेट कर रहे होंगे और मंकीज की हेल्प करनी है या नहीं अभी वो इसके बारे में सोच रहा है। यहाँ से जाने से पहले वो पोरिक को एल्सा का ध्यान रखने को कहता है। काई यहाँ से चला जाता है। टोरुड यहाँ पर परेशान हो जाता है कि उनका ग्रेट लॉर्ड उनके विलेज हेजू में आएगा या नहीं। पोरिक इनको दिलासा देता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। भले ही काई ने कोई जवाब नहीं दिया है पर वो कोई ऐसा नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। आगे काई यहाँ पर विलेज में वापस आ जाता है। उसको सही सलामत देख के उसके दोस्त काफी खुश हो जाते हैं। वो काई से पूछते हैं कि वो कमीने गांडल का क्या हुआ। हाँ, काई इनको सच नहीं बताता। वो कहता है कि गांडल उसे मिला ही नहीं। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि काई को एल्सा भी नहीं मिली होगी। काई भी कहता है कि हाँ। आगे काई यहाँ वेजिन से मिलता है और कहता है कि मंकीज फिर से अटैक कर सकते हैं। ये जानकारी मिलने के बाद वेजिन सभी को अपनी तरफ से प्रिपरेशन करने को कहता है। आगे काई के पास यहाँ पर लिलिसा आ जाती है। मेरी बहन, आपने कहा था कि आप उसे लेके आएंगे। लिलिसा मुझे माफ कर देना। वो बात ऐसी है कि अभी तुम लिलिसा हो है ना, लेडी हो से। अब यहाँ पर आपने कहा था कि आप मेरी बहन को वापस लेके आएंगे। आप झूठे हो। काई हर बैटल में कई सारी जाने जाती है या फिर शायद से लैंड गॉड भी यही चाहते हैं कि हम फाइट करें। ये कुछ ऐसा है जैसे स्ट्रॉन्ग्स को वीक से अलग करने के लिए वो हमें एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए छोड़ देते हो। इस तरह से वार्स कई सारे कमजोरों को मार देता है। फ्यूचर में भी ऐसे वार्स होते रहेंगे। अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। हाँ भाई, आप यहाँ पर? क्या ये वो मंकीज है जिनको तुमने खत्म किया है? हाँ, तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने तो इतने सारे मंकीज को खत्म किया है। तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए। मुझे कुछ भी प्राउड फील नहीं हो रहा है। हाँ, पर क्यों? तुम्हें होना चाहिए। अगर मुझे कर्ज नहीं दिया गया होता तो मैं भी ये कर लेता। अगर मोलिज फैमिली का वारिस ये सब कर रहे होता तो ये न्यूज किंगडम तक चली जाती और हमारे फैमिली का स्टेटस और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता। साथ ही इससे
लैग विलेज में भी कई सारे इम्प्रूवमेंट हो जाते। और हाँ भाई, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था कि काई ने इन सबको हरा दिया है। वो इन डेड मंकीज पे स्टैब करने लगता है, जो से उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ करने से उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हालांकि फिर भी ओलहा रुकता नहीं। तभी काई आके उसकी शॉर्ट को पकड़ लेता है। रुक जाओ, हाँ मुझसे दूर रहो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है कि तुम ये सब कर पाए, तब मुझे अगली बार आउट शाइन नहीं कर पाओगे। मुझे भी इन मंकीज पे गुस्सा है, लेकिन अगर मैं उनको अटैक करने से रोक पाता हूँ तो हाँ, ये नामुमकिन है। डेमी ह्यूमन एक दूसरे को सदियों से किल करते आए हैं, तो फिर और कब तक हम ऐसे ही एक दूसरे को खत्म करते रहेंगे? हम ये हमेशा के लिए नहीं कर सकते। ये सुन के ओलहा हैरान हो जाता है। काई यहाँ से निकल जाता है। उस बच्चे की मुझे लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? वो तो एक गार्डियन बीरर भी नहीं है। काई यहाँ पर वेजन के पास आता है। वो बताता है कि वो मंकीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना चाहता है और उसे कुछ दिन लग जाएंगे। वेजन कहता है, तुम अभी विलेज में वापस आए हो और फिर से जाना चाहते हो, तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं सर। खैर कोई ना, तुम कोई फूल नहीं हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ एक गार्डियन बीरर के बराबर है। मैंने देखा था कि मंकीज से लड़ते समय तुम जरा से भी नहीं डरे थे। ऐसे ही अपनी स्ट्रेंथ का यूज करने के लिए बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। यस सर, मैं समझ गया। आगे काई वुड्स की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाता है। मैंसो काई को एक न्यूज पेपर देता है। साथ ही होसे भी काई को एक नाइफ देती है। काई इसे लेने से मना कर रहा होता है क्योंकि ये काफी वैल्यूएबल होता है, लेकिन होसे उसे कहती है कि उसे इसे लेना चाहिए। ये नाइफ उसके लिए एक लकी चार्म की तरह काम करेगा। ये नाइफ मोलिश फैमिली को पास डाउन होता आया है, तो होसे काई से कहती है कि काई को इसका पूरा यूज करना है। इसके बाद हमें केचक और एक कोरोको बंदे को दिखाया जाता है जो कि गांडल की लाश को दफना रहे होते हैं। बंदा केचक से कहता है, अरे यार हमें ये क्यों करना पड़ रहा है? अगर वो कैरेज और बॉडी ऐसे ही छोड़ देंगे तो ह्यूमंस को वो मिल जाएगी और उसके जरिए वो वैली को भी ट्रैक कर सकते हैं। या काई वुड्स में आ गया होता है। उसने मंकीज को बता दिया होता है कि वो उनकी हेल्प करेगा। ये सुनने के बाद मंकीज बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन काई इनसे प्रॉमिस मांगता है कि उसके जाने के बाद ह्यूमन विलेज पे कोई भी मंकीज का अटैक नहीं होना चाहिए। टोरुड कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कसम खाता हूँ हम अटैक नहीं करेंगे। अब ये सभी हेजुलैंड में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी पोरे कहता है कि मंकीज और ह्यूमन का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। अगर काई ह्यूमन अपीयरेंस के साथ ट्रेवल करता है तो दिक्कत हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि काई यहाँ पर अरियो के पास आया होता है। काई की आइडेंटिटी छुपाने के लिए पोरेक ने उसे कोरोर का आउटफिट दिया होता है। अरियो बताती है कि ये आउटफिट कोरोर के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर जैसा है। खैर काई यहाँ अरियो को गुड बाय करता है। इसके बाद वो एल्सा को भी गुड बाय करता है। वो आशा कर रहा होता है कि उसके वापस आने तक वो ठीक हो जाएगी। बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि पोरेक काई को वॉरियर ऑगर का एग्स देता है। इसको देखने के बाद काई हैरान हो जाता है। पोरेक बताता है कि शायद से काई की ये काम आ जाए। काई के लिए ही उन्होंने इसे सेव करके रखा था। काई एग्स को ले लेता है। आगे सभी हेजुलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद हमें किंगडम में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें गांडाल की तरह काफी गार्डियन बीरर देखने मिलते हैं। इनमें से काफी सारों को पता होता है कि काफी सारे विलेज में ह्यूमन और डेमी ह्यूमन के बीच वॉर हो रही है और कई विलेज तबाह हो रहे हैं, लेकिन इनको उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि ऐसे वॉर्स इन लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का जरिया है। ये तो बस यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस रीजन में अभी वो है उसे सबसे ग्रेटेस्ट गॉड प्रोटेक्ट करता है और शायद से ये बूढ़ा आदमी यही का किंग है, जो कि इन लोगों की बातों से कुछ खुश नहीं था। खैर आगे हम देखते हैं कि ये लोग हेजू विलेज के काफी क्लोज आगे होते हैं। हम देखते हैं कि ये विलेज तो लगभग बर्बाद हो चुका है। ये लोग विलेज में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए काई को एक जगह दिखते हैं। वो पूछता है कि वो जगह क्या है। मंकी बताता है कि वो उनके वॉरियर्स की ग्रेव्स है। अगर कोई भी वॉरियर मारा जाता है तो वो यहाँ पर एक प्लांट लगा देते हैं। ये वाला मंकी काई को बताता है कि यहाँ पर उन मंकीज की भी ग्रेव्स है जिनको काई ने लैग विलेज में मार दिया था। तभी काई को सामने कई सारे डेड मंकीज दिखते हैं। वो पूछता है कि क्या वो भी लैग विलेज में मारे गए थे। मंकी बताता है कि नहीं, वो डियाबो की वजह से मारे गए हैं। काई पोरिक को डियाबो के बारे में और पूछता है। पोरिक बताता है कि उसने डियाबो को कभी देखा नहीं है, लेकिन लेजेंड्स में कहा गया है कि डियाबो इस दुनिया पर काफी बार अपीयर हुआ है और पिछला वाला आर्बिट्रेशन गॉड जिसे वैली गॉड की ब्लेसिंग मिली थी उसने डियाबो को हराया था। ये स्टोरी सदियों से पास डाउन होती रही और अभी काफी सालों बाद डियाबो फिर से अपीयर हुआ है। आगे बढ़ते हुए काई देखता है कि रिवर के अंदर की मछलियां भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ये कर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। मंकी बताता है कि डियाबो एक इविल गॉड है जो कि लैंड गॉड की पावर को लेता है और लगातार लैंड की ब्लेसिंग को कंज्यूम करता है। उसी की वजह से विलेज की ये हालत हो चुकी है। आगे सभी मंकीज के चीफ के पास आ जाते हैं जो कि ऊपर पेड़ पर होते हैं। सभी हेड के पास आ जाते हैं। चीफ काई से कहता है, मेरे अपीयरेंस के लिए ग्रेट लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। काई पूछता है कि डियाबो कहाँ से आया। मंकी का बॉस या चीफ बताता है कि डियाबो मंकीज के डार्कनेस से समन हुआ है। मंकीज के किंग का माइंड लॉस्ट हो गया था। वो दारू पीने लगा और बस मजे करने लगा। इसकी वजह से उनके फॉलोवर्स भी आइडल लेस रहे और नॉर्मल मंकीज के लोगों की संपत्ति हड़पने लगे। किंग
अपने ही लोगों की सफरिंग को इग्नोर करने लगा और इसकी वजह से मंकीज की कोर से वाट लग गई। ये सुन के काई को याद आता है कि नाड़ा ने भी उसे कुछ ऐसा ही कहा था कि यूनिफाइड किंगडम हर साल कमजोर होता जा रहा है। काई समझ जाता है कि मंकीज और ह्यूमन की हालत लगभग सेम ही है। जब टॉप वाला कोई करप्ट हो जाता है तो उनका नेशन बर्बाद ही हो जाता है। आगे बॉस बताता है कि पहले के किंग का बेटा शेंडर नॉर्थ दिशा में मंकीज के लिए न्यू लैंड देखने के लिए गया था। भले ही शेंडर ऑलरेडी पहले किंग का बेटा था पर फिर भी उसके लिए गॉड के ऑप्शन लिमिटेड थे। यंगर चिल्ड्रंस को गॉड को कहीं और से लेने के लिए फोर्स किया जाता था। शेंडर ने ऐसा ही किया और इसकी वजह से उसके कई सारे एनिमीज बने। नॉर्थ के लोग जो शेंडर को बहुत नफरत करते थे उन्होंने उसके गॉड पे कई सारे कर्स लगा दिए। इसकी वजह से एक अजीब इंसिडेंट हुआ और शेंडर पे डियाबो ने कब्जा कर लिया। जब शेंडर वापस हेजो विलेज में आया उसने फॉर्मर किंग और वह जितने भी उसके सिबलिंग्स थे उनको खा लिया और वहीं पे रहने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉस मंकी की हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो काई से भीख मांगने लगते हैं कि वो डियाबो को हेजो विलेज से मुक्त कर दे। अगर डियाबो को हराया नहीं जाएगा तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा, इनका गॉड भी इनसे छूट जाएगा और ये सभी मंकीज एक माइंडलेस बीस्ट में बदल जाएंगे। तभी काई को वैली गॉड की आवाज आने लगती है। वो उसे डियाबो को खत्म कर दे ऐसा कह रहे होते हैं। काई कहता है कि ठीक है मैं डियाबो को खत्म कर दूंगा। आगे लोग डेहाउशी की तरफ जाने लगते हैं। यह मंकीज के किंग का कासल होता है जहाँ रॉयल फैमिलीज रहती है। केचक भाई कह रहा होता है कि यार हमें इन लफड़ों में क्यों पड़ना पड़ रहा है। काई कहता है कि तुम गलत नहीं हो लेकिन मुझे जो करना है मैं वही करने के लिए जा रहा हूँ। ये डेहोशी के पास आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर आते ही कुछ मंकीज इनको घेर लेते हैं। ये लोग अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं। काई इनसे पूछता है कि क्या हुआ। मंकी बताता है कि ये गेमा है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो रॉयल फैमिली को सर्व करता है। वो इनको यहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं ताकि वो खुद डियाबो को खत्म कर पाए। काई कहता है कि ये आपस में लड़ने का समय नहीं है। मंकी गेमा मंकी को समझाने लगता है कि अब इनके साथ ग्रेट गॉड कनाए हैं और अभी वो डियाबो को हरा सकेंगे। गेमा में से एक मंकी ह्यूमन की भाषा बोल पा रहा होता है। वो काई से कहता है कि हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, लेडी जाइना डियाब्लो को खत्म करेगी। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि लेडी जाइना वापस आ गई है। काई पूछता है कि वो कौन है लेकिन तभी अंदर से डियाबो की रोर आ जाती है। पोरिक सेंस कर लेता है कि डियाबो की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत भयानक है और वो बहुत पावरफुल होगा। काई अंदर जाने लगता है पर गेमा ग्रुप का मंकी उसे रोकता है। हालांकि काई उसे साइड में पटक देता है और ये सभी अंदर निकल पड़ते हैं। अंदर आने के बाद काई देखता है कि यहाँ पर कई सारे मंकीज नीचे पड़े हुए हैं और डियाबो उनकी लाइफ फोर्स को ले रहा है। इनको डियाबो से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। काई डियाबो पे हमला करने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पर जाइना आ जाती है जिसे देखने के बाद गेमा ग्रुप बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ टोरुड काई को बताता है कि जाइना रॉयल फैमिली की यंगेस्ट मेंबर है पर उसने मुश्किल से ही फैमिली में कुछ हासिल करके दिखाया है, इसलिए एब्रिडोर नेक्स्ट किंग बनने वाला है। एब्रिडोर ये वही मंकीज का बॉस है। काई देखता है कि जाइना एक वुमेन है और वो दूसरे मंकीज से अलग है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जाइना अपने साथ एक ड्यूस वुल्फ को लेके आई होती है। काई पूछता है कि अब वो कौन है। मंकी बताता है कि वो ड्यूस वुल्फ है। वो एक पावरफुल गॉड है जो नॉर्थन लैंड को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ इनको ये भी पता नहीं होता है कि एक गार्डियन डीटी यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जाइना ड्यूस वुल्फ पे एक आइटम का यूज करती है। पोरिक बताते हैं कि जाइना उस मैजिक आइटम का यूज करके ड्यूस वुल्फ को कंट्रोल कर रही है। ये सुनने के बाद काई हैरानी हो जाता है। जाइना या वुल्फ को डियाबो पे अटैक करने का ऑर्डर देती है। वुल्फ फायर से डियाबो पे अटैक कर देता है लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि डियाबो फायर से रेजिस्टेंस होता है, यानी फायर का उस पे कोई भी असर नहीं होने वाला। ये देखने के बाद जाइना थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। हालांकि वो फिर से वुल्फ को कंट्रोल करके ऑर्डर देने जा रही होती है लेकिन वुल्फ इस बार कंट्रोल नहीं हो पाता। तभी जाइना गहमा मंकीज को कुछ कहती है। हम देखते हैं कि वो लोग वुल्फ के मुंह में जबरदस्ती कुछ हर्ब डाल देते हैं। काई पूछता है कि उन लोगों ने ये क्या किया। पोरिक बताता है कि उन्होंने शायद से वुल्फ को शांत करने वाला हर्ब खिला दिया है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में खिला दिया जाएगा तो ये जहरीला भी हो सकता है। काई हैरान हो जाता है कि वो लोग वुल्फ को कंट्रोल करने के लिए इतने हद तक चले गए हैं। वुल्फ डियाब्लो पे अटैक करता है और उसकी स्किन को फाड़ देता है लेकिन इससे वुल्फ की ही बैंड बच जाती है। काई पूछता है कि अब ये क्या हुआ। टोरुड बताता है कि डियाबो की पूरी बॉडी जहरीली है, कोई भी अगर उसके बॉडी से अफेक्ट होता है तो वो मारा जा सकता है। ये सुनने के बाद काई बहुत हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वुल्फ ने डियाबो के जिस पार्ट को कट किया था वो मंकीज पे अटैक करता है और उनकी लाइफ फोर्स को लेने लगता है। टोरुड बताता है कि इनके बहुत सारे किन ऐसे ही मारे गए हैं, अभी इनके पास चांस होता है। टोरुड सबको डियाबो पे अटैक करने को कहता है। काई को इन सब बातों से बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़ता है। डियाबो का मांस काई पे अटैक करता है पर वो वुड का यूज करके उसके अटैक को पीछे कर देता है। काई अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिव कर देता है। इससे देख के जाइना समझ जाती है कि काई ग्रेट गॉड कनाए हैं। काई यहाँ वुल्फ के पास आके उसे स्कैन करने लगता है और इसे पता चलता है कि वुल्फ अभी मरा नहीं है। हालांकि डियाबो का पॉइजन इसकी बॉडी में फैलता जा रहा है। इसका गॉड स्टोन भी कमजोर होता जा रहा है। अगर अभी काई कुछ
कुछ नहीं करता तो ये वुल्फ मारा जाएगा। काई सोच रहा होता है कि वुल्फ को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है। तभी काई को अपने बॉडी में एक झटका महसूस होता है और अचानक उसे इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में पता चल जाता है। काई समझ जाता है कि ये उसकी अजीब सी मेमोरी से आया है। काई को पता नहीं होता है कि इस पावर को यूज कैसे करना है, पर वो ट्राई करने लगता है। लेकिन तभी उसे एल्सा की याद आती है और उसे गांडाल के शब्द याद आने लगते हैं कि काई को उसके औकात से ज्यादा पावर मिली है, इसकी वजह से एल्सा मारी जाने वाली है। काई यहाँ पर पैनिक हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो अपनी पावर को यूज करे या ना करे। तभी केचक कहता है कि लॉर्ड, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारी जाएंगे। काई अपना होश संभालता है और वो अपने पावर को यूज कर ही लेता है। हम देखते हैं कि काई एक ओशन में आ जाता है जो कि वुल्फ की मेमोरीज होती है। वो देखता है कि जायना बिना किसी हिचकिचाहट के एक वुल्फ को मार दिया होता है। वो कह रहे होते हैं कि स्ट्रॉन्ग कमजोर को खत्म करता है, यही इस दुनिया का नियम है। इसके बाद डी वुल्फ यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ जायना ने उसे उस मैजिक आइटम से कंट्रोल कर दिया था। इसके बाद काई को यहाँ पर एक रोशनी चमकती हुई दिखती है। काई इसके पास आता है। ये वुल्फ का गॉड स्टोन होता है। काई गॉड स्टोन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और यहाँ बाहर हम देखते कि वुल्फ ठीक हो जाता है। यहाँ डियाबो काई पे अटैक करता है। वो उसके टेंटिकल्स को काट देता है और पोरिक भी दूसरे अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो काई से कहता है कि इस तरह से हम डियाबो को नहीं हरा पाएंगे, ये सभी बस अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर पा रहे होते हैं। काई समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसे वैली गॉड कहता है कि डियाबो के थ्रोन पे स्ट्राइक मारो। काई समझ जाता है कि वैली गॉड के थ्रोन कहने का मतलब गॉड स्टोन है। हालांकि काई अभी ये समझ नहीं पा रहा होता है कि डियाबो का गॉड स्टोन कहाँ पर होगा। साथ ही डियाबो को टच नहीं किया जा सकता तो उसके गॉड स्टोन को डिस्ट्रॉय कैसे करे। तभी हमें जायना का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो शेंडोर से नॉर्मली से एक मैच में हार गई होती है। यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि शेंडोर को वीक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। यहाँ तक वो खुद को भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं मानता था, इसलिए वो और पावर हासिल करने के लिए नॉर्थन एरिया की तरफ अकेला निकल पड़ा था। जायना भी सेम करती है, उसे भी पावर चाहिए थी। उसने ठान लिया था कि अब वो बस न्यू लैंड को अक्वायर करेगी और सर्वाइव करेगी। जो कोई भी उसके रास्ते में आता था जायना उनको खत्म कर देती थी। वो दूसरे लैंड गॉड की पावर को भी लेती गई और अभी वो यहाँ पर खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग मान रही होती है। जायना ने यहाँ पर ठान लिया होता है कि वही डियाबो को खत्म कर देगी। जायना यहाँ वुल्फ के पास आती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम अपने आप को नॉर्थ का गॉड कहते हो, हाँ जाओ और जल्दी से उस डियाबो को खत्म कर दो। जायना वुल्फ को हिट करने के लिए जा रही होती है लेकिन काई आके उसे रोक देता है। वो कहता है कि अभी वो पूरा हील नहीं हुआ है। जायना कहती है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को जैसे चाहे तैसे ट्रीट कर सकती हूँ। काई कहता है कि क्या रॉयल होने से तुम इतनी ऊंची हो गई, हाँ जो उसे जैसे चाहे तैसे टूल की तरह यूज कर रही हो। जायना काई से कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें रॉयल्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। ये अगर तुम एक बहुत गरीब इंसान हो, आखिर तुम्हें इतनी पावर कहाँ से मिली, तुमने इसे चुराया है ना। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम भी इस दुनिया के खिलाफ लड़ रहे हो, लेकिन इसी का मतलब जीना है। हम दोनों जीने के लिए स्ट्रगल किए, आखिर हम अलग कैसे हुए। काई के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी इन पे अटैक हो जाता है पर वुल्फ इनको प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि काई की हीलिंग की वजह से वुल्फ अब डियाब्लो के पॉइजन से इम्यून हो गया है। वुल्फ इनके पास आता है। हम देखते हैं कि जायना का मैजिक कंट्रोल टूल टूट जाता है। वुल्फ डियाब्लो पे और वार करता है, हालांकि इससे भी उसे कुछ होता नहीं। वो अपने टूटे हुए पीसेस को अपने बॉडी में वापस ले रहा होता है। डियाब्लो अपने डार्क ऑरा को अनलीश करता है और हम देखते हैं कि ये ऑरा यहाँ लैग विलेज, वुड्स और वैली तक भी दिखाई देने लगता है। ये देख के लोग परेशान हो जाते हैं। या डियाब्लो की बॉडी और ग्रो होने लगती है और एक कहता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो डियाब्लो इन सभी को कंज्यूम कर लेगा। वुल्फ अटैक करने के लिए जा रहा होता है, हालांकि डियाब्लो उसे अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। डियाब्लो यहाँ जायना को भी खाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन काई आता है और जायना को बचा लेता है। काई यहाँ अपने इनविजिबल स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर वो एक्टिव ही नहीं होती और हम देखते हैं कि डियाब्लो काई को निकल जाता है। ये देख के लोग पैनिक हो जाते हैं और एक आगे जा रहा होता है पर केचक उनको रोकता है और कहता है कि अब भी डियाब्लो से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब इन लोगों को कोई भी आशा नहीं होती कि काई वापस आएगा, क्योंकि जितना इनको पता है जो कोई भी डियाब्लो से आज तक कंज्यूम हुआ है वो कभी भी नहीं लौटा। यहाँ पर जायना भी इस बात से गुस्सा हो रही होती है कि उसे बचाने के लिए काई ने खुद को सैक्रिफाइस कर लिया। डियाब्लो का ध्यान जायना पे आ जाता है। तभी वुल्फ डियाब्लो को पीछे से खींचने लगता है, लेकिन डियाब्लो उस पे भारी पड़ रहा होता है। यहाँ अंदर हम देखते कि काई जिंदा तो होता है पर वो मुश्किल से ही हिल पा रहा होता है। साथ ही डियाब्लो का शरीर काई के लाइफ फोर्स को खींच रहा था। काई यहाँ पर बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। उसे पहले से ही नहीं लग रहा था कि वो इस दुनिया को बचा पाएगा और ऐसे पावरलेस हालत में वो लगभग हार मान ही चुका था। लेकिन तभी अचानक से वो एक फॉरेस्ट में आ जाता है। यहाँ वैली गॉड की आवाज उसे कह रही होती है कि डियाब्लो को खत्म कर दो। काई कहता है कि मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा, अपनी मिरेकल्स ब्लेड को भी यूज नहीं कर पा रहा, आखिर मैं कैसे यहाँ से निकलूं। तभी वैली गॉड यहाँ पर काई के सामने आ जाता है और कहता है कि अपने पावर्स को मास्टर करो। काई पूछता है कि आखिर वैली गॉड ने उसे क्यों चुना, वो इस पावर के लायक नहीं है, वो कम्प्लीट यूजलेस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए बहुत ज्यादा ही है। वैली गॉड कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा, अब उठ जाओ, डेथ को ओवरकम करो।
करो, अपने होशियारी को दिखाओ। हम देखते कि यहाँ डियाब्लो के टेंटिकल्स आ जाते हैं जो एल्सा की तरफ जा रहे होते हैं। काई समझ जाता है कि वैली गॉड यहाँ पर उसकी टेस्ट ले रहा है। आगे काई को दिखता है कि जिनको भी वो चाहता है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। यहाँ बाहर काई फोकस करने लगता है, उसकी दूसरी दुनिया की मेमोरीज आ जाती है और काई को सेल्सिफिकेशन के बारे में मास्टरी हो जाती है। काई की बॉडी में एक आर्मर बन जाता है। बाहर हम देखते हैं कि अचानक से डियाब्लो कमजोर होने लगता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी काई डियाब्लो की बॉडी को चीरते हुए बाहर आ जाता है। सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि काई डियाब्लो की बॉडी से जिंदा बाहर आ गया। साथ ही ये लोग देखते हैं कि काई अब अलग दिख रहा है। डियाब्लो अपने टेंटिकल से अटैक करता है पर काई उनको पकड़ के तोड़ देता है। डियाब्लो फिर से अटैक करता है। काई होश नहीं दिए हुए डैगर को निकाल के डियाब्लो पे स्टैब मारता है। वुल्फ भी यहाँ पर काई की हेल्प करने के लिए आ जाता है। जायना यहाँ पर हैरान हो जाती है कि वुल्फ ने काई को एक्नॉलेज कर लिया है, हालांकि वो खुद काई को एक्नॉलेज करने से मनाही कर रही होती है। ये भाई इसका घमंड अलग ही चल रहा होता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि डियाब्लो भागने लगता है। ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। काई वुल्फ से कहता है कि डियाब्लो की बॉडी में कई गॉडस्टोन है पर इनको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। वुल्फ समझ जाता है कि काई क्या कहना चाहता है। वो जाके डियाब्लो की गर्दन को पकड़ लेता है। काई को डियाब्लो पे पूरी स्ट्राइक करने का मौका मिल जाता है। काई यहाँ जोशी के डैगर में अपने इनविजिबल ब्लेड की पावर को डाल देता है और डियाब्लो पे स्ट्राइक मार के उसके 2 टुकड़े कर देता है। काई देखता है कि ये सर वाली बॉडी डियाब्लो की मेन बॉडी है। डियाब्लो अपने इस पार्ट में पैरों को रीजनरेट करके यहाँ से भागने लगता है। काई तुरंत उसके पीछे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि डियाब्लो का दूसरा बॉडी पार्ट उसकी बॉडी की तरफ रिज्वाइन होने का ट्राई करने लगता है। ये लोग इस बात को समझ जाते हैं और इस पार्ट को रोकने के लिए आगे आते हैं। यहाँ काई मेन बॉडी के पीछा कर रहा होता है। जायना आगे होती है। काई उसे कहता है कि डियाब्लो को बाहर जाने से रोक दो वरना वो सभी की लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर लेगा। जायना के पास कोई चारा नहीं होता। वो मंकीज को शील्ड लगाने का ऑर्डर देती है। मंकी यहाँ पर डियाब्लो को रोक देते हैं। काई डियाब्लो के ऊपर आके अपने इनविजिबल ब्लेड से अपना हाथ डियाब्लो के अंदर घुसा देता है। हालांकि वो गॉड स्टोन तक पहुँच नहीं पा रहा था, इसलिए काई पावरफुल स्ट्राइक मारता है जिसकी वजह से डियाब्लो की इस बॉडी का भी कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पे डियाब्लो की एक और मेन बॉडी बाहर आती है। डियाब्लो देखता है कि काई यहाँ पर सबसे पावरफुल है। ये लोग डियाब्लो की इन पार्ट्स को उसके बॉडी में अटैच होने से रोक रहे होते हैं। डियाब्लो यहाँ काई पे अटैक करने के लिए आ जाता है लेकिन तभी जायना आके डियाब्लो पे स्ट्राइक मार देती है। वो काई से कहती है कि वो इतनी पावरफुल नहीं है कि डियाब्लो को बहुत देर तक रोक पाएगी। काई तुरंत जाके डियाब्लो की बॉडी पे स्ट्राइक मारता है पर यहाँ पर भी उसे उसका गॉड स्टोन नहीं मिलता। तभी डियाब्लो की एक्चुअल मेन बॉडी अपेयर हो जाती है। डियाब्लो यहाँ काई की पावर को हासिल करना चाह रहा होता है। जायना डियाब्लो पे स्ट्राइक मार देती है। इसके बाद काई भी डियाब्लो पे स्ट्राइक मार देता है और फाइनली डियाब्लो के गॉड स्टोन को निकाल देता है और तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी उसके गॉड स्टोन से एक रेड कलर का ऑर्ब निकलता है और अचानक से यहाँ पर बहुत तूफान आ जाता है। पोरे कहता है कि ये सेम आर्मर ऑगर को खत्म करने के बाद जैसा है। खैर हमें पता चलता है कि डियाब्लो यहाँ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ बाहर भी डार्क क्लाउड गायब हो गए होते हैं। डियाब्लो यहाँ पूरी तरीके से खत्म हो रहा होता है। ऊपर का नजारा देख के जायना पूछते है कि अब ये क्या है। काई बताते है कि वो क्या ऐसी दुनिया है जिसे हम नहीं जानते। डियाब्लो यहाँ पर खत्म हो गया था तो शेंडोर भी ठीक हो जाता है। वो जायना से पूछता है कि डियाब्लो कहाँ पर गया। वो बताती है कि वो चला गया। इनका ये मैटर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तभी काई अचानक से बेहोश हो जाता है। कीचक पूछता है कि क्या हुआ। पोरिक बताता है कि काई ने उसे कहा था कि उसे बहुत भूख लगी थी। शेंडोर पूछता है कि आखिर वो कौन है। जायना बताती है कि उसने तुम्हारे सारे गड़बड़ी को ठीक किया है। आगे हमें काई को बॉस के रूम में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लैंड अब प्योर हो गया था तो एवरी डोर की भी सारी स्ट्रेंथ वापस आ गई होती है। सभी के सभी मंकीज बहुत खुश थे। इनके लैंड में एक नई सी रोशनी आ गई होती है। काई भी सभी मंकीज के सामने आ जाता है। सारे मंकीज काई की वाहवाही कर रहे होते हैं। काई देखता है कि उसने इतने सारे मंकी को बचाया है। वो थोड़ा हैरान ही था। खैर एवरीडर काई से कहता है कि उन्होंने काई के लिए कुछ अरेंज किया है। हम देखते कि इन्होंने काई के लिए बहुत सारा खाना अरेंज किया होता है। काई भाई दबा के यहाँ पर खाना खाता है। अगले दिन हम देखते कि काई और एवरीडर में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद काई अपने विलेज निकल पड़ता है। आगे बढ़ते हुए जायना उससे मिलती है। चाहे कुछ भी हो पर काई है जिसने डियाब्लो को हराया है। एक क्वीन होने के नाते वो यहाँ काई को थैंक्स कहने आई थी। जायना काई को बताती है कि उसे रॉयल गॉड की ब्लेसिंग मिली है। अब से वो मंकीज की क्वीन है। काई कहता है कि एवरीडर और बाकी सब मंकीज इसके लिए नहीं मानेंगे। जायना कहती है कि वो उनको मनाएगी। खैर वो काई से कहती है कि वो यहाँ अब उसकी कोई भी एक विश को पूरी करने वाली है। काई कहता है कि वुल्फ को रिलीज कर दो। जायना बताती है कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है। वुल्फ जिन लोगों को सर्व करता था उस गॉड की ब्लेसिंग जायना के पास थी, पर अभी जायना को रॉयल गॉड की ब्लेसिंग मिली है तो उसे प्रीवियस गॉड की ब्लेसिंग को छोड़ना पड़ा, इसलिए वुल्फ ऑलरेडी फ्री हो चुका है। इसके बाद हमें होसे को दिखाया जाता है। हम देखते कि काई यहाँ पर विलेज में आ चुका था। उसे अचानक से देख के वो थोड़ी हैरान थी। होसे काई से पूछती कि क्या उसका काम हो गया। काई बताते कि हाँ अभी आसपास में कोई भी मंकीज नहीं है। सारे मंकीज
जिंदगी से जा चुके हैं। तभी काई होशी को उसका डैगर देता है। वो उसे थैंक्स कहने लगता है क्योंकि इसी डैगर की वजह से वो बच पाया होता है। होशी काई से कहती है कि काई तुम थोड़े से बदले हुए से लग रहे हो, अचानक से तुम थोड़े मिच्योर लग रहे हो। काई कहता है कि शायद से मैंने अपने बाल थोड़े कट गए हैं इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ। तभी काई होशी को कहता है कि आपके हाथ अभी भी मेरे हाथ पर हैं। तभी काई के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं जो उसे तुरंत हाथ पीछे लेती है और तुरंत यहाँ से भाग जाती है। काई के फ्रेंड उसे कह रहे होते हैं कि साले वापस आ गया था तो हमसे मिला क्यों नहीं। हाँ, ऊपर से वेजिन भी काई को देख रहा था। वो बास्को से पूछता है कि क्या काई तुम्हें कुछ चेंज नहीं लग रहा। हालांकि बास्को कहता है कि उसे कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा। तभी यहाँ पर ओल्हा भी आ जाता है। अभी वो फुल्ली रिकवर हो गया था। वो वेजिन से कहता है कि फादर भले ही मंकी का अटैक रुक गया है पर हमारे पास और भी दिक्कतें हैं। वेजिन समझ जाता है कि ओल्हा गांधाई की बात कर रहा है। इनको बस इतना पता था कि गांधाई अचानक से गायब हो चुका है। बास को पता था कि उसने आसपास के सारे विलेज में अपने स्काउट को भेजा है, लेकिन उसे पता चला है कि गांधाई वहाँ पर भी नहीं गया। ओल्हा को ये चिंता हो रही होती है कि गांधाई के गायब होने के पीछे सेंट्रल प्लेन लैग विलेज को ब्लेम करेंगे। वेजिन कहता है कि इन सब के बारे में बाद में देखा जाएगा। वो तो इस बात से खुश था कि उसके विलेज के सभी लोग अभी सेफ हैं। इसके बाद हमें काई को एल्सा के पास दिखाया जाता है जहाँ एल्सा को अरियो के पास शिफ्ट कर दिया था और वही उसका देखभाल कर रही थी। काई इसके लिए अरियो का शुक्रिया करता है। अरियो कहती कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और उसे अभी पूरा यकीन था कि एल्सा जल्दी ठीक हो जाएगी। काई एल्सा से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन तुम्हें एक स्पेशल जगह पे लेके आऊंगा, लेकिन अगर ये प्लेस एक नेशन बन गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को भी यहीं पर शिफ्ट कर दूंगा। मैं उस दिन का वेट करूंगी। हाँ, मुझे यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा। आखिरकार अब एक नए गॉड बन चुके हैं। एक नए गॉड एक न्यू नेशन को बनाए ये तो नेचुरल है। ऐसे ही तो उन जगहों पे एंशिएंट टाइम से लैंड गॉड और लोग रहते आए हैं। आगे रात को हम देखते हैं कि काई से मिलने के लिए उज्जवल प्रजाति के लोग आए होते हैं। काई यहाँ पर आ जाता है। नीरुन नाम की लड़की काई से कह रही होती है कि वो उसके हर्ड में ज्वाइन होना चाहते हैं। इससे अपने लैंड गॉड की ब्लेसिंग विरासत में मिली होती है और ये लोग काई को वर्शिप करना चाहते हैं। काई भाई यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहा होता। तभी वैली गॉड की आवाज आती है। वो काई से कहती है कि वर्शिपर्स को जमा करो। नीरुन काई के गले ही पड़ जाती है। वो कहती है कि वो काई के लिए कुछ भी कर सकती है। वो यहाँ पर काई से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। पोरे कहता है कि उज्जवल प्रजाति शांत रहने वाली है तो इनके साथ रहने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी वैली में नजर रखने के लिए इनको लोग कम पड़ रहे थे। काई इनको लेने के लिए मान जाता है और यही पर इस सीरीज का सीजन 1 खत्म हो जाता है। गाइस, अभी काफी सारे न्यू एनिमेज आने वाले हैं तो अगर उनको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार स्टोरी में। तब तक के लिए सावधान गाइस।